तो आज हम लोग बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से शुरू करने वाले हैं। और बिल्कुल स्टार्टिंग मतलब कि वहाँ से कि पढ़ना कैसे है, मतलब जैसे एक स्टार्टिंग होता है कि पहला टॉपिक क्या है, और हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पढ़ना कैसे है। मतलब जो मैं माइंडसेट की उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों से डॉक्टर बनने के लिए, वो माइंडसेट ही अगर नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर बनना मुश्किल है। जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं उन्होंने सोच रखा है कि हमें कैसे माइंडसेट के स्टूडेंट चाहिए, वो अपने एग्जाम के जरिए वो माइंडसेट ढूंढ लेते हैं। कैसे ढूंढते हैं नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि अगर उसके जैसे नहीं बन पाए तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। किसके जैसे, अरे जैसे डॉक्टर होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए, तो उनका माइंडसेट फिजिक्स पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ। बहुत सारी और कैरेक्टरिस्टिक हैं जो बायो वाले, केमिस्ट्री वाले, है ना। मेरा जो मानना है वो कुछ पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, वो पॉइंट्स एक एक करके समझना है सबको। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है लव योर सब्जेक्ट, मतलब लव योर फादर, लव योर मॉम, लव योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये वगैरह तो सुना होगा। लेकिन लव योर सब्जेक्ट मतलब कि अगर ये नहीं है तो इसके बिना तुम्हें सब्जेक्ट में कमांड आ ही नहीं सकता है। तुम्हें अगर तुम्हारा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद नहीं है तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट कैसे करोगे। एक्सेप्ट हम किसको करते हैं, जिसको लव करते हैं। तो सब्जेक्ट को भी वही होना चाहिए यार। क्या मतलब, ऐसा कभी नहीं होता है कि तुम्हें मन करे कि अब यार बहुत दिन हो गया अपने सब्जेक्ट से नहीं मिले, इतने घंटे से मैं अपने सब्जेक्ट से दूर हूं। मतलब वो सारे डायलॉग जो फिल्मों में हीरो हीरोइन के लिए, हीरोइन हीरो के लिए बोलता है, वो तुम्हें अपने सब्जेक्ट के लिए मन में भाव लाना है। ला पाओगे यार, ये तो चाहिए ही, मतलब ये रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर्स रिक्वायरमेंट है, तो ये लाना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट तो यही कि इसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। ला पाओगे। दूसरा है कि जब भी हम कोई नई चीज पढ़ें तो ये भाव ना लाएं कि लो यार एक और टॉपिक आ गया, इसको भी झेलना पड़ेगा नीट के लिए। कुछ दो तरह के भाव आते हैं, किसी को देख के हमें खुशी होती है, किसी को देख के कष्ट होता है। नहीं, लोगों को देख के ऐसा होता है, तो सब्जेक्ट में भी कुछ टॉपिक देख के हमें बड़ी खुशी होती है क्योंकि वो टॉपिक हमें अच्छा लगता है। कुछ टॉपिक तो मुझे लगता है हर टॉपिक देख के तुम्हें खुशी होना चाहिए कि अब और कुछ बढ़िया लर्न करेंगे। इस माइंडसेट के साथ हमें किसी भी टॉपिक को लेना है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी उस टॉपिक में हम एंट्री मार पाएंगे। अगर पहले से माइंडसेट है अबे यार कितना पढ़ेंगे, ये नहीं आना चाहिए यार, है ना भाई। नॉलेज चाहे जितनी मिल जाए उतना ही अच्छा है। तीसरा पॉइंट है अपने आप को पहचानना। क्या हम हमेशा एक जैसी पढ़ाई करते हैं, या कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा दौर आता है कि जब पढ़ाई बहुत बढ़िया होती है। बताएं, कभी कभी ऐसा दौर आता है कि जो चीजें हमें बहुत मुश्किल लगती थी उस दिन सब बढ़िया लगने लगा, समझ में आने लगा। स्पेशली तब जब हम टाइम बाउंड होते हैं, हमें पता है यार परसों यूनिट टेस्ट है और आज पढ़ाई नहीं करी तो बेइज्जती हो जाएगी, है ना। तो फिर हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा सिलेबस हो, लेकिन जब लास्ट के 5-6 घंटे बचे होते हैं और तुम्हें पता है डू और डाई सिचुएशन, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, तो अचानक से पता नहीं क्या होता है कि सब कुछ समझ में आना। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है, पहले कभी हुआ है तुम्हारे साथ? कभी नहीं हुआ ऐसा? ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमारा दिमाग बहुत तेज काम कर रहा है, ये तुम्हें महसूस हुआ है? हमेशा एक जैसा काम करता है दिन के हिसाब से, दिनचर्या के हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम पहचानते हैं कि हमारी स्टेट ऑफ माइंड कब अच्छे से काम करती है तो हम उसको बार बार रिकॉल करा सकते हैं। जिसको हम पहचानते नहीं उसको रिकॉल नहीं करा सकते। तो सोचो कि वो जो माइंड स्टेट होता है जिसपे हमारी एक्यूरेसी का लेवल जबरदस्त होता है, लॉजिक बहुत अच्छे से काम करने लगते हैं, सोचो कि अगर हम पूरे साल उसी स्टेट में पढ़ाई करें तो कितने गुना पढ़ाई करी जा सकती है। मतलब 4 घंटे 5 घंटे जब प्रेशर का दौर होता है तो उतना हम काम कर बैठते हैं जितना शायद 2-3 दिन में नहीं कर पाते। यानी हमारा दिमाग टाइम्स में अपनी स्पीड को बढ़ा या घटा सकता है, हमने कभी उसका फुल पावर यूज नहीं किया है। नहीं, तो इसका मतलब यार हम लोग पढ़ते समय अपना स्टेट ऑफ माइंड पहचाने, कब अच्छा काम कर रहा है, और उसी स्टेट ऑफ माइंड में हमेशा पढ़ाई करें, कोशिश करें। भाई सब कुछ तो अपने बस में नहीं है, लेकिन बार बार कोशिश करते करते तुम शायद अपनी स्टेट ऑफ माइंड को रिकॉल करना सीख जाओगे और उसी स्टेट में पढ़ाई करना सीख जाओगे। यहां भी बैठोगे तो उसी स्टेट में बैठोगे, एकदम चौकन्ना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यार जब भी हम कोई काम करते हैं तो आमतौर पे हमारा स्टेट ऑफ माइंड पहले रिलैक्स वाली स्थिति में होता है, उस समय हमारा दिमाग उतना एक्यूरेट नहीं होता है। जब भी हम टेस्ट देने बैठते हैं और अगर शुरू में हमारे पास एक दो बहुत मुश्किल क्वेश्चन शुरू में ही हमने उठा लिए तो कई बार हमारा रिदम बिगड़ जाता है।
फिर आगे पूरे टेस्ट में हमारे हाथ कांपते रहते हैं, वो कुछ भी सही नहीं होता है। तो जब भी कभी एग्जाम दें या घर में भी पढ़ाई करें तो कोशिश करें शुरू में एक दो आसान क्वेश्चन से शुरू करें, ताकि तुम्हारा माइंडसेट रजिस्टिव ना हो। ये ना हो कि बैठने का मन ही ना करे। बैठने का मन क्यों नहीं करता कि अचानक से अगर हमारे दिमाग में यह है कि यार बैठेंगे ही तुरंत पेन शुरू हो जाएगा, तो पेन शुरू वाला होना ही नहीं चाहिए। हम जब भी स्टार्ट करें आसान से शुरू करें, ताकि हम धीरे धीरे रिदम गेन करें, फिर टफ चीजों को ट्राई करें। क्या बात समझ पा रहे हैं? स्टार्ट विद इजी, अचीव योर ऑप्टिमम स्टेट ऑफ माइंड। जब ऑप्टिमम स्टेट आ जाए तब सब कुछ ट्राई करें। एग्जाम में भी यही करना होता है कि ऐसा नहीं कि यार हमने लाइन से एकदम क्रम बना लिया है और क्रम तोड़ ही नहीं रहे, चाहे पहला क्वेश्चन बिल्कुल बहुत मुश्किल आ जाए। यार ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। शुरू के 2-3 मिनट तो हमें इसलिए किल करना है कि हमें ढूंढ ढूंढ के 2-4 आसान क्वेश्चन करना है, ताकि हमारा दिमाग रिदम गेन कर ले, फिर उसके बाद मुश्किल काम करना है। क्या इतनी बात क्लियर है? फिर मैंने कहा ये कि जब भी हम ये जान जाते हैं कि हम यार इस तरह की चीजें करने के लिए बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, तो हमें हमेशा अपने ऑप्टिमम कैलिबर से थोड़ा ज्यादा ट्राई करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अपने आप को ढीला छोड़ दें, हमेशा आसान आसान पढ़ाई करते रहें। अगर सोचो कि यार हमें 50 किलो के डंबल से कभी एक्सरसाइज करना है, ये हमारा एम है कि हम 50 किलो के डंबल से एक्सरसाइज करें। मुझे नहीं पता 50 किलो से होता भी कि नहीं, मैंने खुद भी आजकल नहीं उठाया आज तक। तो मैं कह रहा हूं कि अगर वहां तक पहुंचना है, मे बी कि बड़े बड़े रेसलर ऐसा करते होंगे, तो क्या पहले दिन से ही 50 उठा के तुम फैल जाओगे? यार आगे शायद उम्मीद ही खो बैठोगे कि पढ़ाई करें भी कि ना करें। आई मीन डंबल करें, पता चले हाथ ही चला गया यार। तो पहले अपनी कैपेबिलिटी पहचाने और शुरुआत, जैसे मान लिया अभी पहला महीना या पहला हफ्ता चलेगा, तो ऐसा नहीं यार कि पहले हफ्ते में तुमने एकदम बिल्कुल हाई फाई किताबें ढूंढी और उनको करने बैठ गए, 4 दिन बाद फ्रस्ट्रेट घूम रहे वाले ढीले ढाले कि हमसे ना हो पाएगा। भाई पहले जो तरीका है कि भाई अगर 50 किलो पहुंचना है तो पहले 4 किलो से एक्सरसाइज, अगर 5 किलो से, फिर कभी 10 किलो पे जाओ। जैसे जैसे तुम्हारी मसल्स स्ट्रांग हो अपना लोड बढ़ाते जाओ। क्या लोड ना बढ़ाएं तो कभी 50 किलो तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। यानी लोड बढ़ाना भी जरूरी है। हम जिस लोड को हैंडल कर सकते हैं उससे थोड़ा ज्यादा लोड की ट्राई करना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? राइट सीक्वेंस टू थिंक इज द की टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर हम किसी चीज को उल्टे सीधे सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो याद रखना मुश्किल होता है, सही सीक्वेंस में करते हैं तो याद रखना। अगर सोचो कोई मूवी के 10 क्लिप बना दी जाए, यानी 2 घंटे की मूवी के 10 टुकड़े कर दिया जाए 20-20 मिनट के, और उनको उल्टा सीधा करके दिखा दिया जाए, क्या वो मूवी तुम्हें समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी। इसका मतलब सीक्वेंस मैटर करता है। सीक्वेंस जब पूरी स्टोरी की कड़ियां जुड़ी होती हैं तो हमें याद रहता है, वो ज्यादा हो या कम हो ये मैटर नहीं करता। एक किताब जो डिसकंटिन्यूअस है, यानी उसकी पुरानी थ्योरी और आगे की थ्योरी कोई कंटिन्यूटी रखती ही नहीं है, भले वो छोटी किताब वो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, लेकिन एक बड़ी किताब जो सब कुछ कंटिन्यूटी में है और आगे की चीजें पुराने वाली चीजों को समझाते हुए आगे बढ़ रही हैं, सब कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, वो भले बड़ी किताब हो वो हमें जल्दी समझ में आ जाएगी, है ना। यही प्रॉब्लम है बहुत सारी किताबों के साथ कि उनका साइज छोटा कर दिया गया है बट चीजें कंटिन्यूटी में नहीं है, तो वो किताबें हमारे से हैंडल नहीं हो सकती। तो सही सीक्वेंस में और कनेक्टिविटी के साथ अगर हम चीजों को याद रखने की कोशिश करेंगे तो बड़े आराम से याद हो जाता है। तो इसमें तुम्हारा टेंशन नहीं है, क्योंकि ये काम टीचर का है। जल्दी टीचर ही ये स्टेप उठाता है कि पहले क्या पढ़ा है बाद में क्या पढ़ा है ना। तो इसमें एक्चुअली मेरा रोल ज्यादा है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई चीज किस क्रम में पढ़ाई जाए, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने कहा यार फिजिक्स में फॉर्मूले रटने का पता नहीं, बचपन में ऐसे तरीके बताए जाते हैं कि आंख बंद करके ऐसे करके याद रखो, वो तरीके मुझे बिल्कुल सही नहीं लगते। और तुम भी याद करो, जब तुम किसी चीज को रिकॉल करते हो तब वो याद होता है, या जब बार बार यूज करते हो तब वो याद होता है? हाँ, यूज करते करते याद हो जाता है, लेकिन अगर तुम रटने बैठोगे तो शायद याद रखना मुश्किल होता है। तो फिजिक्स में क्योंकि इतने फॉर्मूले नहीं है कि उनको हमें रटने के लिए बैठना पड़े। भाई अगर नहीं याद है पलट के देख लो। तुम्हें सीखना है डिसीजन लेना, फैसले लेना सीखा है। क्या तुम अपने आप से लैंग्वेज पढ़ के ये सोच पा रहे हो कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये तुम्हारा काम है। फॉर्मूला भूल गए हो, थोड़ी देर के लिए देख लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के सॉल्व करके आंसर निकालो। तुम्हारा टारगेट है कि हम लैंग्वेज पढ़ने से लेके आंसर निकालने तक के प्रोसेस में अपने आप से सारे फैसले ले पा रहे हैं या नहीं। मेमोरी इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर थोड़ी देर के लिए कुछ देखना पड़े देखो। भाई टेस्ट आते आते
आधे से ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी, टेस्ट में एक आध फंसेगा तो अगली बार भूलोगे नहीं, करते करते सब याद हो जाता है ना। उसको रटने बैठोगे तो तुम अपना टाइम उन चीजों में किल करोगे जिसका एक्चुअली कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं है। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया है? ये मैं ज्यादातर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, यही तरीका है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, अटेम्प्ट करोगे, उतना ज्यादा क्लियर रहेगा, है ना। कोशिश करना चाहिए कि हम किसी चीज को पूछने से पहले, क्वेश्चन को पूछने से पहले अपना पूरा एफर्ट मार लें और उसके बाद ही किसी की मदद लें। मतलब ये अपने आप से चैलेंज लेना चाहिए कि अगर मैंने थ्योरी पढ़ ली है तो मेरे से ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है, चलो हम पलट के देखते हैं, थोड़ी थ्योरी पलटते हैं, लेकिन अब तो होना चाहिए। जब तुम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि यार अब नहीं हो रहा है, 2-4 बार अटेम्प्ट है, तब तुम्हें मदद लेना चाहिए। और तब मदद लोगे ना तो तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएंगे कि ये क्यों नहीं लगा सकते, हम जो कर रहे थे उसमें क्या गलती थी। मतलब ना आना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आने में जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क बनते हैं ना कि ये क्यों नहीं कर सकते, ये क्यों नहीं कर सकते, उन सब चीजों के जवाब तब मिलेंगे जब तुम्हारे क्वेश्चन मार्क ज्यादा होंगे। और क्वेश्चन मार्क कब उठेंगे? जब हम उसको बार बार अटेम्प्ट करेंगे। क्या बात समझ पे आ रहे हैं? कि हम लोग ज्यादा मदद की कोशिश ना करें, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी करूंगा कि अगर थ्योरेटिकल कोई डाउट है, तुम्हारा कोई टेक्निकल डाउट पढ़ते समय आ रहा है तो तुम्हें पूछना है, उसको ट्राई नहीं मारना है, क्योंकि फिजिक्स क्या है वो मैं बताऊंगा, मेरे तरीके से पढ़ोगे तो ज्यादा फायदा करेगा, है ना। क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। अगली बात है, खैर इसमें भी हमारा बस नहीं हो जाए तो ठीक है, मतलब ऐसे दोस्त बनाए जिससे कुछ भला हो। हम लोगों को थोड़ा मतलबी होना पड़ेगा इस एज में आके। पहले हम वो दोस्त बनाते थे जिनके इंटरेस्ट हमारे जैसे होते थे, मतलब उसकी कोई चीज अच्छी है तो हमारी भी वही अच्छी है, तो हम लोग दोस्त बन जाते थे। तो अब ऐसे दोस्तों से फायदा नहीं है। उसका भी अगर काइनेमेटिक्स अच्छा है, तुम्हारा भी काइनेमेटिक्स अच्छा है, तो फायदा क्या है। अगर उसका लॉज ऑफ मोशन अच्छा है, तुम्हारा काइनेमेटिक्स अच्छा है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को फायदा कर सकते हैं। नहीं तो सर्किल भी बनाए तो ऐसा बनाए कि जो कॉम्प्लीमेंट्री हो, है ना, और अपने से अच्छे। अब ये मैं अपने से अच्छे जब कह रहा हूं तो अच्छे वाला सोचेगा मैं क्यों कमजोर से करूं। तो आमतौर पे ऐसा होता है किसी का कुछ अच्छा, किसी का कुछ अच्छा, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन कोशिश यही चालाकी इसी में कि अपने से अच्छे को डिस्टर्ब करो। भाई अपना फायदा तो उसी में है ना, लेकिन अब ये किसके साथ क्या सेट हो पाता है कौन जानता है। हम लोग यार एक गलती करते हैं पढ़ाई के दौरान कि जैसे ही हमें पढ़ते पढ़ते कॉन्फिडेंस आ जाता है जैसे, तो हम सोचते हैं अबे यार इतने अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हम तो बड़े जल्दी पढ़ ले जाएंगे। नहीं, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं। और पता चले 1 घंटे बाद तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड तुम्हें बड़ा फेवर करने लगा, तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगा, और अब तुमने कहा ऐसे तो हम सब कर ही लेंगे। फिर टहलने निकल गए, दोस्तों के साथ फोन पे लग गए, व्हाट्सएप चेक करिए, तुरंत तुम्हारे दिमाग की स्टेट बिगड़ गई। तुम सोचे यार वो जो स्टेट आई है वो आधा घंटा या 45 मिनट पढ़ने के बाद आई है, तो क्या तुम्हें उस स्टेट को छोड़ना चाहिए? ये तुम्हारा, क्योंकि तुम उस समय बहुत अच्छे से दिमाग लगा पा रहे हो, काम कर पा रहे हो, तो तुम उसी स्टेट में कम से कम 2-4 घंटे तो पढ़ो। देखो यार हमारा 3 घंटे 20 मिनट का नीट का एग्जाम होता है, तो क्या हमारी ये आदत नहीं होना चाहिए कि 3 घंटे 20 मिनट विदाउट एनी इंटरप्शन। जब मैं कह रहा हूं विदाउट एनी इंटरप्शन, ना तो पानी ना तो वॉशरूम, कहीं जाने की जरूरत ना लगे। क्या एग्जाम के दौरान तुम सोच के देखो कि तुम एक बार के लिए वॉशरूम जाते हो, अलाउड होता है, बट एक बार के लिए वॉशरूम जाते हो कितने मिनट के लिए होते हैं? कम से कम 3 या 4 मिनट, और 4 मिनट मतलब 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन मतलब कि 600 वाला 612 ला सकता था। 612 में सिलेक्शन है, 612 में नहीं, 600 में नहीं है। तो क्या तुम ऐसा वॉशरूम यूज करना चाहोगे? नहीं ना यार। तो तुम्हारी आदत ही ऐसी है, ऐसी आदत ही तुमने बना रखी है कि हमें 3 घंटे 4 घंटे, अगर हमने सोच लिया है कि हमें नहीं डिस्टर्बेंस लेना तो हमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अपने आप को ऐसा ट्रेंड करना है। बस में खिलाड़ी जब टायर बांध के ग्राउंड में दौड़ते हैं तो इसलिए नहीं कि उनको टायर दौड़ के प्रदर्शन करना है। अरे प्रदर्शन तो नॉर्मल तरीके से होता है। मान लिया क्रिकेटर है तो उसको नॉर्मल भागना है, टायर बांध के थोड़ी भागेगा। तो क्यों बांधते हैं टायर? हाँ, कि अपने टारगेट से टफर एक्सरसाइज करोगे तो वो चीजें आसान लगने लगेंगी। बात में रहे, वही मैं कह रहा हूं कि 3 घंटे 20 मिनट की अगर तुम्हारी आदत है, तुम 3.5 घंटे की ट्राई करो। 3.5 घंटे अगर कंटिन्यूअस तुम्हें प्रैक्टिस करने की आदत, दिमाग लगाने की आदत है, तो एग्जाम के दौरान तुम थकोगे नहीं। बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन था कि सर करते करते हम पूरा कर ही नहीं पाए।
वो हम फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री कुछ 2 कर पाए, तीसरे में बहुत कम कर पाए। तो मेरा सीधा सा जवाब ये है कि तुमने टेस्ट सीरीज के दौरान मक्कारी करी है। अगर 20 टेस्ट कम से कम ऐसे दिए होते जो 3 घंटे 20 मिनट में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, तो एग्जाम वाले दिन कुछ अलग थोड़ी हो जाता है। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इट्स ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेड का मतलब भी यही निकलता है, बिना खाए हुए। तो विदाउट एनी ब्रेक, है ना, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी वाटर, विदाउट एनी ब्रेड, ठीक है। ओके, ये सभी बताते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, कॉन्फिडेंट महसूस करो। लेकिन आए कहां से, जब क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो होगा, कभी कभी ऐसा भी आएगा, डिप्रेशन आएगा, कभी कभी कॉन्फिडेंस महसूस होगा, है ना। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग ब्लफ करने की कोशिश करते हैं कि सर के सामने इंप्रेशन जमाने की कोशिश करते हैं कि हमको बहुत आता है। तो तुम्हें लगता है कि टीचर को ब्लफ किया जा सकता है? 4 ठो क्वेश्चन तुमने पूछे या 4 ठो टाइप के क्वेश्चन मेरे सामने आए या तुम्हारी कॉपी पे मैं चला गया सॉल्व करते हुए, तो मुझे लगता है कि 2-3 बार में सब हकीकत अंदर से बाहर तक का हाल टीचर को समझ में आ जाता है। वो बोले ना, अलग बात है। तो फिर इसका मतलब छुपाने से कोई फायदा नहीं है, पहले तो ये दिमाग। और जितना तुम अपनी समस्या को टीचर के सामने सही ढंग से पेश करोगे, उतना वो अच्छे से तुम्हारी मदद कर पाएगा। तो अपने टीचर से कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, ठीक है। अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि हम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वाले दिन पढ़ाई करेंगे, ट्यूसडे मंगल होता है प्रसाद खाने जाएंगे, लखनऊ में प्रसाद मिलता है। हनुमान जी का दिन है सैटरडे और ट्यूसडे, तो भक्ति करेंगे। यार इससे फिलहाल कुछ नहीं होने वाला है, काम पढ़ाई आएगी, भक्ति काम नहीं आएगी। तो हम लोग ऐसा ना करें कि यार कुछ दिन बहुत पढ़ाई करें और कुछ दिन भक्ति करें या प्रसाद लेने चले जाएं। डेली का रूटीन बनाएं, क्योंकि एक दिन भी अगर तुम छोड़ रहे हो तो अगर उसको तुम कई दिनों में डिवाइड करोगे तो बहुत ओवरलोड हो जाओगे, है ना। जब तक संभव हो पढ़ाई को डिसकंटिन्यू ना करें। जो रूटीन बना है डेली का, उतनी पढ़ाई जरूर करें, ठीक है। वो रूटीन धीरे धीरे बदलना है ना। अब यहां पे यार जब मैं क्लियर हो योर डाउट इमीडिएटली कह रहा हूं, तो इसका मतलब है कि उन डाउट जो तुम्हारे थ्योरेटिकल डाउट हैं, जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे मन में कोई प्रश्न उठा उसी से संबंधित, तो यकीन मानो अगर तुमने उस दौरान नहीं पूछा ना, तो दोबारा वो क्वेश्चन तुम्हारा तब उठेगा जब तुम कभी क्वेश्चन कर रहे होगे और उस समय बताने वाला कोई नहीं होगा। तो अगर पढ़ाई के दौरान, टीचिंग के दौरान, यहां तो अभी 3 ही लोग दिख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर तुम 50 बच्चों की क्लास में भी बैठे हो, 100 बच्चों की, तो तुम्हारा ये मकसद होना चाहिए कि मेरे इस समस्या का जवाब इससे टॉपिक से रिलेटेड, इधर उधर का नहीं, अभी मिलना चाहिए। तो तुरंत हाथ उठाओ और टीचर से पूछो। टीचर मना नहीं करेगा, थोड़ा झल्ला सकता है, थोड़ा ओवर रिएक्ट कर सकता है, थोड़ा मजाक बना सकता है, लेकिन वो जवाब जरूर देगा। नहीं देगा तो बाकी 45 बच्चों के सामने टीचर का इंप्रेशन खराब होगा। नहीं तो 2 ही चीजें हैं, या तो तुम्हें जवाब मिलेगा या तो टीचर का इंप्रेशन खराब होगा। तो करो यार, है ना, मेरा भी कर सकते हो, होगा नहीं हालांकि, ठीक है। तो इतनी चीजें एकदम बिल्कुल नियम बना लो, और इतना नियम कि मैंने तुम्हारे पन्ने में लिख के दिया है, लिखने की जरूरत नहीं। आज की क्लास केवल सुनने के लिए है, तुमको थोड़ा नींद से जगाने के लिए है। तो वो सब लिख रखा है, मैं तो कहूंगा इसका पन्ना फाड़ के अपने टेबल पे चिपका लेना, है ना। पन्ने के पीछे कुछ नहीं है, ऐसे ही तो होता है हर शीट में, हर शीट में। ये टॉपिक कहाँ है यार, ये टॉपिक तो नाम का है बस। तो यार इससे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो लिख लोगे, इससे क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यार तुम्हारे लिए क्या है, ये तो ठीक है, ये थॉट प्रोसेस हो गया। तुम्हें करना क्या है, ये तो थॉट प्रोसेस था कि तुम्हारे मन में ये होना चाहिए। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, मन की। अब तुम्हारे एक्शंस की बात है। तो एक्शन है कि तुम्हें क्लास आना है, अपना फोकस मैंने जो बताया, बेस्ट फोकस में क्लास में बैठना है, और जैसी क्लास खत्म हो जाए तो घर जाके क्या करना है, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना है ना। नहीं हो रहे हैं तो अगली दिन तुम अपना फोकस और अच्छा रखोगे, और ज्यादा कॉन्शियस होकर बैठोगे, और ये साइकिल तुम्हारी हर दिन इंप्रूव होते रहना चाहिए। वो इंप्रूव होते रहेगी। हो सकता है महीना भर बाद तुम एकदम उस स्टेट में आओ कि तुम्हारे घर पे 80% क्वेश्चन होने लगे हैं। 80% क्वेश्चन अगर शीट के होते हैं
मतलब इस शीट के नहीं, दूसरी शीट्स के, तो इसका मतलब तुम सही जा रहे हो, क्योंकि 20% क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं जो तुम्हारे माइंड स्टेट बदलने के लिए होते हैं, वो टफर देन द टारगेट, है ना। तो ये तुम्हारा रूटीन है, तुम्हें इससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है अगर फिजिक्स के लिए। अभी बाकी सब्जेक्ट के लिए तो सोचना ही पड़ेगा। मेरा तो पढ़ाते हैं तो वर्क हो जाता है, हाँ, लेकिन उसके बाद 1 महीना बाद करूंगा तो 1 भी नहीं हुआ। ऐसा है ना कि जब तुम उन टॉपिक को फिर से रिवाइज करोगे, कभी फिर से कभी रिवाइज करोगे, तो तुम उस टच में आ जाओगे जितना टॉपिक के दौरान था, हो जाएगा। लेकिन उस दौरान जब टॉपिक चल रहा था, तुम्हें एकदम बेस्ट टच अचीव करने की कोशिश करना चाहिए, हो जाएगा यार। क्या तुमने जब बोर्ड के एग्जाम दिए थे, तब मान लिया 10th का एग्जाम दिया था या फिर आगे 12th का, तो उसमें क्या बताओ, जो कुछ हमने कभी पहले पढ़ा था वो एक साथ दिमाग में नहीं ला पाते हो, तो वही तो आता है जो टॉपिक के दौरान था। यही इसमें भी होगा यार, थोड़ा और अच्छे से करने की कोशिश करें, ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स इज अ साइंस सब्जेक्ट। तो साइंस क्या है? फिजिक्स इज एवरीथिंग, फिजिक्स इज लाइफ। और केमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज केमिस्ट्री? व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी, केमिस्ट्री आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ फिजिक्स। है? बिना फिजिक्स के कुछ है ही नहीं, ना केमिस्ट्री चलेगा ना बायोलॉजी चलेगा। ओके, तो फिलहाल यहां मैं फिजिक्स की तारीफ नहीं करने वाला हूं, मैं साइंस क्या चीज है उसकी डेफिनेशन बताया। साइंस इज द सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना, यानी नेचर में होने वाली घटनाओं का सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग। सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग मतलब क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान, एक के बाद एक कैसे चीजें कनेक्टेड हैं, है ना। तो अब बात आती है कि भाई हम क्यों करना चाहते हैं, ये नॉलेज लेके क्या करेंगे। सीधी सी बात है कि अब अगर हमें किसी की जानकारी है तो हम उस जानकारी से उसके आगे क्या होने वाला है प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर कुछ बुरा होने वाला है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी साइंस सीखने का पर्पस क्या है? प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, मॉडिफाई यानी अगर कुछ जरूरत पड़े तो उसको बेटर किया जा सकता है, मॉडिफाई, या अगर कुछ बुरा होने वाला है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए भाई बायोलॉजी हम किस लिए पढ़ते हैं कि भाई जानेंगे कि बॉडी में क्या है, तब बॉडी की समस्या जानेंगे तो उनको क्योर कर पाएंगे। नहीं, हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि भैया तुम्हारा अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ये मैं अपने लिए कह रहा हूं, तो इसका मतलब हार्ट की समस्या हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हार्ट की समस्या हो सकती है। लेकिन अगर तुम्हें कोलेस्ट्रॉल ही नहीं पता, बॉडी नहीं पता, कहां जमा हो रहा है, तो फिर ये सब प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। यानी क्या साइंस जरूरी है कि नहीं? तुम्हें अगर पता है कि मून अर्थ के ग्रेविटेशन पुल की वजह से घूम रहा है, तो तुम दूसरे आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घुमा पाए, जानकारी थी तो तुम ये कर पाए कि आज आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं। नहीं जानकारी होती तो हम ये काम नहीं कर पाते। तो यार साइंस की मदद से हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई बेटर टुमारो बना सकते हैं। तो इसलिए हम लोग साइंस पढ़ते हैं। तो यार दो चीजें, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम साइंस पे ज्यादा भरोसा करें या भगवान पे ज्यादा भरोसा करें। क्या लगता है किस पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए? हाँ यस, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, किस पे ज्यादा भरोसा करें। तो देखो यार, साइंस वाले लोग भगवान को ऐसे नहीं देखते हैं जैसे आम दुनिया देखती है। भगवान की मतलब मूर्ति की पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे, भगवान खुश हो जाएगा, फिर वो रात में प्रकट होगा, वरदान देगा और फिर मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ये एक नजरिया हो सकता है, लेकिन कम से कम साइंस वालों से मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं कि इस तरह सोचें। साइंस वाले लेकिन भगवान को मानते हैं। ज्यादातर साइंटिस्ट मतलब वो बहुत ज्यादा भगवान पे यकीन रखते हैं, ज्यादातर साइंटिस्ट। और उसकी वजह है कि जहां पे जवाब खत्म हो जाते हैं, देखो मैंने कहा ये सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू गेन नॉलेज है। तो अगर सिस्टमैटिक अटेम्प्ट हम करते जा रहे हैं कि इसकी वजह से ये, इसकी वजह से ये, और सबसे पहली चीज की वजह हमें नहीं पता, तो हम क्या कहेंगे? भगवान जाने। क्या कहेंगे? हम क्रम ज्ञान का पूरा क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसके बाद हमें आगे नहीं समझ में आ रहा है कि इसके बाद क्या, तो हम क्या कहेंगे? भगवान। यानी हर नॉलेज का एक डेड एंड है, और जहां डेड एंड है वहां भगवान है। मतलब सोचो कि जिस चीज को हम समझ रहे हैं वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि हमारे पास कुछ देर बाद जवाब खत्म हो जाते हैं, तो किसी ऐसी शक्ति को हम भगवान नाम दे देते हैं जो हमारी समझ से बाहर है। और ऑब्वियसली यार हमें मानना ही चाहिए,
कोई इतना पावरफुल शक्ति है, वो यार भगवान जैसा है, वो हमारे जैसा दिखता है, ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। लेकिन यार वो कोई तो है, कुछ तो है, कोई तो है से बेटर है कुछ तो है जो इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को साइमल्टेनियसली रन करा रहा है। वो इंसान जैसा भगवान नहीं हो सकता है, वो बहुत पावरफुल होगा। इंसान जैसा यार भगवान कैसे हो सकता है? इंसान जैसा आइडियल्स हो सकते हैं इंसान के। जैसे हम कहते हैं कि यार भाई भगवान राम, वो हमारे आइडियल हैं, वो भी इंसान होके जन्म लिए हैं और इंसान होके उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आम आदमी नहीं कर पाता है, तो हमारे आइडियल हो गए। उनको हम पूछ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, पूछना चाहिए भी। कोई अच्छा कर रहा है उसे पूछना चाहिए, बस में रह। लेकिन हम साइंस वाले लोग जिस भगवान को मानते हैं वो भगवान ऐसा है कि वो शक्ति कि जिनसे ये सारी फिनोमेना जनरेट होती हैं। नहीं, अब बात आती है कि यार हमें मिथ और साइंस में किस पे भरोसा करना चाहिए? भगवान पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन मिथ पे भरोसा नहीं करना चाहिए। भाई पूजा करने से ही ये होगा, अगर वो हर बार एक जैसा हो, हर बार उसके आउटकम एक जैसे आए, तो मैं भी मानूंगा कि हाँ ये करने से ये होगा। मैं इस पे ज्यादा भरोसा नहीं करता। भाई उसके अगर मुझे एविडेंस नहीं मिले, साइंस एविडेंस पे चलती है। यार साइंस में देखो यार कुछ नियम बनाए गए कि इसको सही माना जाएगा, किसको सही नहीं माना जाएगा। उस नियम को अगर कोई तोड़ सकता है तो फिर वो नियम भविष्य में गलत भी हो सकता है। तो यार साइंस के कुछ नियम है, वो नियम मैंने यहां लिखे हैं, ये मेरे नियम नहीं है। अब यहां से सब कुछ वो चल रहा है जो पहले से साइंटिस्ट ने तय कर रखा है। तो यार सबसे पहली चीज सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन और सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन में क्या अंतर है? न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा। क्या न्यूटन से पहले हजारों लोगों ने सेब को नीचे गिरते हुए देखा था? वो ऑब्जर्वेशन था, मगर सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन नहीं था। न्यूटन ने प्रॉपर किसी चीज को गिरते समय कितने सेकंड में ये कितना नीचे आया, अगले कुछ सेकंड में कितना नीचे आया, अगले सेकंड में कितने नीचे आया, वो उसने ऑब्जर्व किया मैथमेटिकल तरीके से। तो वो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन हो गया। मतलब वो आम तरीके से नहीं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के मतलब डिफरेंट सिचुएशन में इसको एक्सपेरिमेंट किया गया होगा। कभी एयर हटा के वैक्यूम चेंबर या लो प्रेशर पे, कभी हाई प्रेशर पे। यानी अब इन्हीं एक्सपेरिमेंट को बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड सिचुएशन में किया जा रहा है और देखा जा रहा है बहुत बारीक बारीक से ऑब्जर्वेशन कि इन चीजों से क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं, इसके बाद जब उन्हें पता चल गया कि डेटा हमारे पास क्या है, कि यार पहले 2 सेकंड में बॉडी कुछ मीटर चली है, तो अगले 2 सेकंड में उससे 3 गुना ज्यादा है, अगले 2 सेकंड में उससे 5 गुना ज्यादा है, ऐसे ऑब्जर्वेशन उसने देखे। नहीं, तो फिर उसकी रीजनिंग चालू हुई कि इसका मतलब इससे हम क्या अगले 2 सेकंड का प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? और फिर उसका ऑब्जर्वेशन किया कि वो सही आया है कि नहीं। तो देखा गया कि नहीं यार, जिस पैटर्न में हम देख रहे थे 1:3:5 के रेशियो में चीजें आ रही थी और अगला 7 के रेशियो में आ रहा है, इसका मतलब कि हम सही जा रहे हैं। तो अब उसके लिए फॉर्मूला बना लिए गए, जैसे v = u + at। ये बनाया गया तो हर बार t टाइम बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी वो निकाला गया और फिर देखा गया कि उतनी वेलोसिटी हो रही कि नहीं। उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग का ये मतलब है। नहीं, अब जब मैथमेटिकल मॉडलिंग हो गई, उसको कंट्रोल वे में ये भी देखा गया कि बार बार सही आ रहा है कि नहीं, तो अब हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। यानी अब अभी हम 10 मीटर से गिरा के देख रहे थे, अब मैं 50 मीटर से प्रिडिक्शन कर सकता हूं कि अब गिरेगा तो क्या होगा। नहीं, तो क्या ये सारे नियम, यानी पहले हमने ऑब्जर्वेशन किया, फिर ऑब्जर्वेशन के बीच पे कुछ टर्म डिफाइंड किए, उनकी मदद से फॉर्मूला लाया। फॉर्मूला लाने के बाद अब हम तैयार हैं कि कोई हमें चैलेंज करे, ये फॉर्मूला हर बार काम करेगा। और अगर कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब आप सही हैं। ऐसे साइंस चलती है। साइंस हवा में नहीं चलती। अगर उसका एविडेंस नहीं है, उसको बार बार एक ही जैसी सिचुएशन में एक जैसे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो हम उसको सही नहीं मानेंगे। हर बार सेब अगर 5 मीटर से गिराया जाएगा और आइडियल कंडीशन में तो जितना समय लगेगा हर बार एक जैसा लगेगा, तो इसका मतलब कि वो फिर साइंटिफिक एविडेंस हो गया है। तो हम किस पे ज्यादा भरोसा करें? जिसके साइंटिफिक एविडेंस है, या कोई हवा में बात कर रहा है उस पे हम ज्यादा भरोसा करेंगे? बागेश्वर बाबा पे ज्यादा भरोसा करोगे या न्यूटन पे ज्यादा भरोसा करोगे? न्यूटन पे ज्यादा भरोसा। हाँ, किसी की रिस्पेक्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना, कि कुछ ने कुछ बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर दिया, हमारी आंखें खोल दी, हमको खुशी दे दी, हम दुखी थे,
हमारे आंसू पोंछ दिए, तो ये हम किसी को सम्मान दे सकते हैं, मगर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। भरोसा तो उस पर करें जो हर बार सही हो ना। तो साइंस पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए या मिथ पे? साइंस पे, क्योंकि मिथ के इतने सारे स्टेप्स नहीं होते हैं। क्या इतनी बात समझ आ रही है? जो समझ में आ रहा है वो सब मैंने इसमें लिखा हुआ है, इसलिए आज की क्लास में तुम्हारा रजिस्टर कोरा ही रहेगा। ओके, तो अब हम आते हैं कि फिजिक्स क्या है फिर। तो मैं कहूंगा फिजिक्स साइंस है। तो क्या फिजिक्स अकेली साइंस है? बिल्कुल नहीं। केमिस्ट्री भी साइंस है, जूलॉजी भी साइंस है, बॉटनी भी साइंस है। तो फिजिक्स में हम क्या करने वाले हैं? तो यार फिजिक्स में भी हम सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू गेन नॉलेज वही काम करने वाले हैं, लेकिन किन चीजों को लेके? तो इसको हमने थोड़ा लिमिटेड कर दिया है, डीलिंग विद मैटर एंड एनर्जी, यानी वो बेसिक साइंस जो किससे एसोसिएटेड है? मास से और एनर्जी से। यानी हम बेसिक लेवल पे इन चीजों से संबंधित जब ज्ञान जुटाते हैं तो वो फिजिक्स है। यानी हर चीज की जो नॉलेज फिजिक्स नहीं है। अभी अगर हम बॉडी की फिनोमेना समझ रहे हैं तो वो फिजिक्स नहीं है ना। लेकिन यकीन मानो दुनिया की किसी भी साइंस की अगर गहराई पे जाओगे तो हमारी मुलाकात आखिरी में किससे होगी? फिजिक्स से। अगर मैं कह दूं मेरी बॉडी में मैंने एक ब्लड सैंपल लिया, तो ब्लड सैंपल किन से बना है? कुछ सेल एल से बना है। सेल हम लोग पढ़ते हैं ना बायोलॉजी में, सेल से। तो सेल किन से बना है? अरे सेल में कुछ केमिकल्स हैं, कुछ मतलब सेल की चीराफारी करने पे हमें केमिकल से मिलना पड़ेगा, केमिस्ट्री से। यानी बायोलॉजी की खुदाई करने पे क्या मिलता है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की खुदाई करोगे तो क्या मिलेगा? एटम। और एटम किन फोर्सेस से आपस में बनते हैं, उसका जवाब कहां छुपा है? फिजिक्स में। यानी ले दे के हम मॉलिक्यूल लेवल पे जाएंगे और मॉलिक्यूल लेवल के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की शुरुआत हो जाएगी। यानी यार सबसे बेसिक साइंस अगर कोई चीज है तो वो क्या है? फिजिक्स है। तो यार बेसिक साइंस, फिजिक्स इज बेसिक साइंस, नेचर एंड इट्स फिनोमेना मेनली डील विद मैटर एंड एनर्जी। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? यार मैं चाहता हूं कि जो नजरिया फिजिक्स को, साइंस को लेके है, वो नजरिया वैसा ही तुम्हारे मन में जाना चाहिए जैसा साइंटिस्ट लोग लिख के गए हैं। मतलब वो मेरा भी नजरिया नहीं, मैंने उसी तरीके से अपने आप को ढाला है। हमारा अपना कोई व्यू साइंस को बिगाड़ सकता है, क्योंकि यार उन्होंने जो लिखा है बहुत थॉट प्रोसेस के साथ लिखा है ना। हम हो सकता है कि उस थॉट प्रोसेस को ना छू पाए, इसलिए जो चीजें जैसे हैं वैसे ही हमें सीखना है। बात क्लियर है? तो अब यार फिजिक्स को मैं दो डोमेन्स में डिवाइड कर रहा हूं। माइक्रोस्कोपिक मतलब रिलेटेड टू स्मॉल थिंग्स, जो हमारी नॉन विजिबल, यानी रियल लाइफ में जो चीजें विजिबल नहीं है उनको हम क्या बोल सकते हैं? है ना, नॉन विजिबल, हमें सूनी आंखों से नहीं दिखता है, हम उनको माइक्रोस्कोप की मदद से या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत छोटे बारीक चीजें देखने वाले इंस्ट्रूमेंट की मदद से समझ सकते हैं, तो वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक। तो यार जो हम लोग फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, उसमें हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की, उसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन विद इन द एटम। तो ये सब चीजें हमें क्या दिखाई देती हैं? नहीं है। तो फिर क्या हो गया? माइक्रोस्कोप। वहां हम बात करते हैं एक्स रेज की, गामा रेज की, बाइंडिंग एनर्जी की। तो ये सब इतने छोटे लेवल पे चीजें हैं कि वो हमें सूनी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, तो वो क्या हो गया? माइक्रोस्कोपिक। जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बात करते हैं यार गैस को गर्म किया, गर्म करने पे गैस ने वगडन किया, प्रेशर लगाया, तो ये सब क्या हो गया? माइक्रोस्कोपिक। क्या हमें गैस दिख रही है? लेकिन गैस का इफेक्ट तो दिख रहा है ना। इसका मतलब कि हम उसको लेके जो भी थ्योरी दे रहे हैं वो तभी वेरीफाइड होगी जब उसके आउटकम्स प्रिडिक्शन के हिसाब से होंगे। तो प्रिडिक्शन के हिसाब से आउटकम्स आ रहे हैं, तो वो हम मैक्रोस्कोपिक में जितनी भी हम लोग विजिबल फिजिक्स पढ़ते हैं, पुली लटकाई, एक्सेलेरेशन आ गया, सेब को ऊपर फेंका, बॉल को ऊपर फेंकी, प्रोजेक्टाइल मोशन किया, रिलेटिव मोशन किया, है ना, रोटेशन मोशन किया, सर्कुलर मोशन किया, जितने भी मोशन से संबंधित बातें हैं या जितनी भी विजिबल बातें हैं, लेंस लिया, इमेज बनाई, इमेज हमें दिखाई देती है, वो सब विजिबल फिजिक्स है। तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं, मतलब विजिबल फिजिक्स बोलते हैं, है ना। और इसको हमने एक और नाम दिया है क्लासिकल फिजिक्स, जो न्यूटन के जमाने से चली आ रही है, और इसको न्यूटनियन फिजिक्स भी बोलते हैं। यानी न्यूटन ने अपने जमाने में बहुत लिमिटेड टूल्स यूज करके अपनी मैकेनिक्स बनाई थी,
उस जमाने में बहुत ज्यादा गैजेट्स नहीं हुआ करते थे कि हम छोटी चीजें देख पाए, तो उसने जो फिजिक्स लिखी वो जल्दी वही चीज जो विजिबल है वही लिखा, है ना। ये लेंस सेंस और ये सब बहुत बाद की बातें हैं, मतलब न्यूटन के काल में बहुत बाद की बातें हैं, है ना। ऑप्टिक्स तुम्हें पता है, रे ऑप्टिक्स न्यूटन की ही बनाई हुई है, यानी उस जमाने में उसने लाइट की इतनी फिनोमेना तो समझा दी थी कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, इमेज कैसे बनती, ये सब न्यूटन 16th सेंचुरी में बता दिए थे। बात समझ रहे हैं। तो जिस फिजिक्स में न्यूटन का दबदबा है उसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं मोटा मोटा, मैक्रोस्कोपिक, और फिर ये क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक। बात क्लियर है यार। ये सारे नाम एनसीईआरटी के पहले टॉपिक में मेंशन किए गए हैं, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा और हाईलाइट कर रहा हूं कि शायद कभी कोई एक सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए तो ये ना हो कि हम छोड़ के गए थे, क्योंकि इस पे तो क्वेश्चन आते ही नहीं। सोचो इतनी छोटी बातें अगर आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि हमें छोड़ना चाहिए। तो यार ये कुछ मैंने अपनी तरफ से ऐड ऑन किया है ताकि तुम्हें थोड़ा फिजिक्स से कनेक्टेड महसूस हो। फिजिक्स को मेनली हम कुछ बड़ी यूनिट्स में तोड़ते हैं। पहली यूनिट क्या है, मैकेनिक्स। जितना भी डिस्कशन मोशन या कॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है, मोशन या कॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड, मोशन जिस वजह से आता है, वो सारे डिस्कशन किस में है, मैकेनिक्स में। तो काइनेमेटिक्स ये किससे रिलेटेड है, काइनेमेटिक्स जो टॉपिक है इसमें हम किसकी बात करते हैं, मोशन की। फॉर गिवन एक्सेलेरेशन, गिवन एक्सेलेरेशन ए, अब वो एक्सेलेरेशन 0 भी हो सकता है। तो गिवन एक्सेलेरेशन के लिए मोशन की बात हम किस में करते हैं, काइनेमेटिक्स में। फोर्स क्या है, कॉज विच गिव्स एक्सेलेरेशन, यानी यार एक्सेलेरेशन दिया है तो मोशन यहां डील करना, और एक्सेलेरेशन आता कैसे है, उसकी वजह क्या है, फोर्स। हम किसी चीज में ताकत लगाते हैं तो उसमें मोशन डेवलप होता है। यानी फोर्स वाले टॉपिक में, या इसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी बोलते हैं, एलओएम भी बोलते हैं, एलओएम मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें हमें बात करना है कि गिवन फोर्सेस के इफेक्ट में बॉडी के अंदर एक्सेलेरेशन कैसे आता है। मेन मतलब मोटा मोटा टॉपिक आइडिया दे रहा हूं, है ना। फिर आया वर्क एनर्जी और लीनियर मोमेंटम। यार ये दो टॉपिक बेसिकली काइनेमेटिक्स और एलओएम की ही एक्सटेंडेड थ्योरी है ना। हम लोग काइनेमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, v² = u² + 2s, और एक पढ़ते हैं F = ma। उन दोनों को मर्ज करके वर्क एनर्जी थ्योरम बनाई जाती है। तो देखा जाए ये काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन का मॉडिफाइड टॉपिक है, जिसमें हमने कुछ चीजों को कम करने की कोशिश की है। मतलब चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी तो हम उसको कम कॉम्प्लेक्स बना के इन टॉपिक से डील कर ले जाते हैं। नहीं, कौन कौन सा, लीनियर मोमेंटम और वर्क एनर्जी। काइनेमेटिक्स में हम लोग लीनियर मैकेनिक्स की बात करते हैं, पार्टिकल एक लाइन में या एक कर्व में चलता है। सर्कुलर मोशन उसी का हिस्सा है, इसमें सर्कल के अलोंग चलता है। नहीं, एक पार्टिकल अगर सर्कल के अलोंग चल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या बता रहे, एक पार्टिकल अगर सर्कल के अलोंग चल रहा है तो सर्कुलर मोशन है। अगर ऐसी कोई बॉडी है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल है, हाँ भाई स्टेट ऑफ माइंड रिकॉल करा रही हो या बिगड़ रही है, हाँ कुछ दिक्कत, लाइट ज्यादा, एसी कम। हाँ तो मैं कह रहा हूं सर्कुलर मोशन में हम एक पार्टिकल के मोशन के बारे में बात करते हैं, और रोटेशनल मोशन में ये थोड़ा मिलते जुलते नाम है। क्या दोनों एक ही चीजें हैं, बताएं। रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में क्या अंतर है, रोटेशन मतलब बार-बार एक चक्कर लगाना, और सर्कुलर मोशन मतलब एक बार चक्कर लगाना। बताएं दोनों टॉपिक में क्या अंतर है। सर रोटेशनल मतलब स्ट्रेट भी हो सकता है, एक सर्कुलर भी हो सकता है, बस बताएं यश, सर्कुलर ही होता है। कुछ बताएं क्या अंतर है दोनों टॉपिक में। देखिए यार सर्कुलर मोशन में हम लोग एट अ टाइम एक पार्टिकल के सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, और रोटेशनल मोशन में एक साथ एक से ज्यादा पार्टिकल एट अ टाइम रोटेट करें, वो भी रिजिडली कनेक्टेड हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। तो यार अगर मुझे लीनियर मोशन नहीं आता तो सर्कुलर मोशन नहीं समझ सकते हैं, सर्कुलर मोशन नहीं आता तो, यानी ये चीजें बहुत क्रम से हैं और इसी क्रम में ही पढ़ी जा सकती हैं, और कोई क्रम बनाएंगे तो बात नहीं बनेगी, है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, एक पार्टिकल आगे पीछे मोशन करता है एक पॉइंट के,
ठीक है, ये कुछ खास कंडीशन के साथ है। फ्लूइड एंड इलास्टिसिटी भी मैकेनिक्स का पार्ट है। इसमें हम लोग लिक्विड की मैकेनिक्स और सॉलिड की मैकेनिक्स पढ़ेंगे। सॉलिड जिसका शेप डिफॉर्म किया जा सकता है, तो ये दोनों मैकेनिक्स का ही पार्ट है, लिक्विड की मैकेनिक्स और सॉलिड की मैकेनिक्स। ग्रेविटेशन को भी इसी में रखा है, क्योंकि ग्रेविटेशन में भी हम मोशन या मोशन के वजह की ही बात करते हैं, है ना। दुनिया के जितने भी प्लैनेट या सैटेलाइट हैं वो किस कारणों से टिके हुए हैं, उनके मोशन की बात करते हैं, तो ये भी हम मैकेनिक्स में जोड़ सकते हैं। लेकिन मैंने ग्रेविटेशन यहां भी दिखाया है, उसकी कुछ और वजह है। हाँ बायोलॉजी पढ़ रहे थे हम लोग। हाँ, तो सर ने बताया था हम लोग को, क्या बताया? बायोलॉजी में उन्होंने एक टॉपिक आया था, समझाने के लिए सॉलिड का एग्जांपल लिया था। हाँ हाँ, बायोलॉजी समझाने के लिए सॉलिड का एग्जांपल लिया था। बहुत बढ़िया किया। तो हाँ, फिर उसमें उन्होंने बताया था कि जो सॉलिड होता है उसमें जैसे वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स होता है, एक्सेट्रा। तो मैं उनसे एक क्वेश्चन किया था कि वॉल्यूम का जब सॉलिड का जब वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स होता है, सब फिक्स होता है, मास फिक्स होता है, तो फिर सॉलिड में जो इलास्टिसिटी होती है, तो उनसे क्यों पूछा यार? फिजिक्स वालों से पूछना चाहिए था। डांट दिया मुझे। बिल्कुल डांटेंगे यार, बायोलॉजी के बीच में फिजिक्स घुसाओगे तो फिर कोई डांटेगा ही। यार देखो यार, सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम उसके शेप को डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो उसका अपोज करता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम उसको अपोज नहीं कर सकते। देखो यार, सॉलिड, लिक्विड और गैस का कंपैरेटिव डेफिनेशन दी जाती है कि गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा रैंडम मोशन करते हैं, लिक्विड के कम और सॉलिड के सबसे कम। लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी कि वो अपनी जगह से हट ही नहीं सकते। भाई अगर उसमें कोई एक जरूरत से ज्यादा फोर्स लगाएगा तो मॉलिक्यूल का जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्म हो जाएगा। हाथ हटाओगे तो वो अपनी जगह पे जाने की कोशिश करेगा, है ना। और अगर एक लिमिट से ज्यादा डिफॉर्म कर दिए तो वो भी कोशिश खत्म हो जाएगी, टूट ही जाएगा। तो सॉलिड की अपनी ये भी प्रॉपर्टी है कि वो टूट सकता है, वो डिफॉर्म हो सकता है, वो अपने शेप को रिगेन कर सकता है। तो ये बातें हम लोग इसमें करते हैं इलास्टिसिटी में। सॉलिड का मतलब ये नहीं है, रिजिड बॉडी का मतलब ये है। जब मैं रिजिड बॉडी कहता हूं, देखो सॉलिड बॉडी और रिजिड बॉडी दो अलग अलग चीजें हैं। सॉलिड बॉडी डिफॉर्म हो सकती है। क्या ये नहीं, अपनी चीजें नहीं तोड़ूंगा मैं। ये लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है। ये देखो सॉलिड डिफॉर्म हो गया कि नहीं? सॉलिड डिफॉर्म हो गया, हाथ हटाया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लिया। तो क्या सॉलिड, ये सॉलिड है, लेकिन क्या ये रिजिड बॉडी है? नहीं है। ये देखो यार, ये सॉलिड है, इसको मैं डिफॉर्म कर रहा हूं, बहुत मुश्किल से हो रहा है, लेकिन ये भी डिफॉर्म होता है एक। लेकिन जब तक डिफॉर्म नहीं हो रहा है तब तक हम इसको क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। और अगर मैं बहुत ताकत लगा के मोड़ दिया, मेरे बस का है नहीं हालांकि, तो फिर इस सॉलिड की इलास्टिक प्रॉपर्टी पे घुस जाऊंगा, है ना। तो जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं तो उस समय इस एजम्पशन के साथ पढ़ते हैं कि बॉडी के अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। हम किसका सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं? रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी मतलब जिसको डिफॉर्म नहीं किया जा सकता है। क्या अभी अंतर समझ में आ रहा है? जिस बॉडी की तुम बात कर रहे हो वो रिजिड बॉडी है, और सॉलिड बॉडी के अंदर रिजिडिटी भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो हर चीज दुनिया में कोई भी चीज फिक्स शेप की नहीं हो सकती है। क्लियर है? कन्विंस्ड? हाँ, तो अब बायोलॉजी वालों से यार ये क्वेश्चन नहीं पूछना। इसके बाद एक यूनिट है हीट। तो यार देखा जाए मैग्नेटिक्स तो बहुत बड़ी यूनिट हो गई, तो भैया उसके जो सब कैटेगरी है ना उनको एक यूनिट मानो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वो एक्चुअली में अगर कहोगे एक यूनिट है तो सर ये मान लो कि जितना समय इतना पढ़ने में लगता है उतना बाकी फिजिक्स पढ़ने में लगता है, तो उसको एक यूनिट कहना थोड़ा अजीब लगता है, बट वो यूनिट है, क्या करें, बड़ी यूनिट है, उसमें क्या है। हीट एक और यूनिट है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा लिख दे तो, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये एक और यूनिट है जिसमें हम लोग हीट, टेम्परेचर, हीट का ट्रांसफर और गैस कैसे वर्क डन कर सकती है, थर्मोडायनेमिक्स, वो सारी बातें हम लोग इसमें करते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। दुनिया की जितनी भी कार हैं उसमें हम मॉलिक्यूल को गर्म करते हैं, वो बेचारे झटपटाते हैं, पिस्टन को धक्का देते हैं, तो उसी पिस्टन को धक्का देने से कार के अंदर रोटेशन डेवलप हो जाता है। यानी हम किससे काम ले रहे हैं? कार के अंदर हीट खिला रहे हैं, काम मॉलिक्यूल से ले रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल से। अरे उनको हम हीट खिलाते हैं, वो झटपटाते हैं, उनका प्रेशर बढ़ जाता है, पिस्टन को धक्का देते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हमारे इसी विचार की बात है कि गैस से कैसे काम लेना है। बहुत कम शब्दों में अगर मैं बोलता हूं तो यही मेरे मुंह से निकलता है, गैस से
कैसे काम है। इंसान बड़ा मतलबी जीव है, वो लोगों को और चीज़ों को पहले जानता समझता है, फिर ये सोचता है कि इससे काम कैसे लेना है। तो इसी प्रयास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स, हर चीज़ इसी प्रयास में पढ़ी जा रही है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें हम लोग रुके हुए चार्ज मूव भी करने लगे तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उनके आपस के इंटरेक्शन की बात करेंगे, स्पेशली कूलम्स लॉ से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। यानी दो चार्ज एक दूसरे के रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, और किस मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कूलम फोर्स। फॉर्मूला किसी को पता है, K(Q1Q2/r²। यार तो मेन इलेक्ट्रोस्टैटिक की कहानी इसी फॉर्मूले के इधर उधर घूमती है, K(Q1Q2/r²। और ग्रेविटेशन की कहानी एक फोर्स फॉर्मूले पे घूमती है, G(M1M2/). तो यार इसमें बड़ा सिमिलैरिटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम कहते हैं दो चार्ज अगर अगल बगल हैं उनमें फोर्स लगता है, और ग्रेविटेशन में कहते हैं दो मास अगर अगल बगल हैं उनमें फोर्स लगता है। तो क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला सेम है तो आगे की बहुत सारी कहानी दोनों की बहुत मिलती जुलती है। तो यार इन टॉपिक को एक साथ पढ़ लेना बहुत माइलेज वाली चीज होती है, इसलिए हम लोग इन टॉपिक को साथ में ही पढ़ेंगे। हालांकि ये अलग यूनिट है और ये अलग यूनिट है। बात क्लियर है। मैं यार अभी आज के दिन केवल माइंडसेट बना रहा हूं कि तुम्हें सब्जेक्ट को कैसे लेना है, फिजिक्स को कैसे लेना है ना, और अपने आगे वाली लाइफ को कैसे लेना है। फिर तो ले ही लेंगे यार, पढ़ना कैसे पहले ये तय कर लेते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी बहुत शुरुआत 9-10 से हो जाती है। करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस पढ़ा है कि नहीं। उसी टॉपिक में थोड़ा और कॉम्प्लेक्स सर्किट और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, वो सारी बातें इसके साथ और इंक्लूड होंगी। ठीक है। मैग्नेटिज्म की शुरुआत भी हो ही जाती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना। दो मैग्नेट कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म आता कहां से है, कोई बता सकता है मैग्नेटिज्म कहां से आता है? I mean, ऊपर वाला तो नहीं देता है। मैग्नेटिज्म कैसे, या तो परमानेंट मैग्नेट नेचर में पाए जाते हैं, या हम करंट कैरिंग वायर से भी मैग्नेटिज्म क्रिएट कर सकते हैं। क्या ये बात पता है सबको? हाँ, अगर एक करंट कैरिंग वायर है या क्वाइल है तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म आता है, यानी करंट मैग्नेटिज्म का सोर्स होता है। मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का सोर्स होता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मटेरियल के अंदर होता है और हम वायर से भी उसको क्रिएट कर लेते हैं। कोई मैग्नेट है, हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कुछ चार्ज, हाँ, उसके चार्ज का कुछ सोर्स है, वहां पे कोई चार्ज ऐसा है जो हमें मैग्नेटिज्म दे रहा है। यानी मटेरियल के अंदर भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन का स्पिन या इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन ही मैग्नेटिज्म देता है। बिल्कुल हर जगह मैग्नेटिज्म की वजह है चार्ज का मोशन। क्या ये बातें हम लोग मैग्नेटिज्म में, तो मैग्नेटिज्म में एक तो ये कि मैग्नेटिज्म कहां से आता है, मैग्नेटिज्म के सोर्स, और दूसरा मैग्नेटिज्म करता क्या है। मैग्नेटिज्म क्या करता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज चलाओ तो उस पर ताकत लगती है, फोर्स लगता है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूं कि मैग्नेटिज्म कहां से आता है और मैग्नेटिज्म क्या करता है। ये दो बातें हम किस में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसी कड़ी में आगे की बात है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक करंट कैरिंग वायर है, उसके आसपास क्या पाया जाता है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा फैराडे का मानना था कि अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड करंट क्यों नहीं, और उसने कर दिखाया। और उसी बात को हम किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, है ना। क्या बता सकते हैं फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? कभी तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। वो लेंज लॉ है। हाँ भाई कुछ, यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल दैट कैन फ्लो चार्ज, है ना, जो करंट दे सकता है। तो फैराडे का ही मानना था यार कि अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड करंट दे सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे करंट देता है, जब मैग्नेटिक फील्ड किसी के थ्रू चेंज होता है। यानी किसी कॉइल में मैग्नेट पास लाओ तो करंट फ्लो करेगा, दूर जाओ जैसे ही हाथ रोकोगे तो करंट रुक जाएगा। यानी करंट कॉइल और मैग्नेट के रिलेटिव मोशन से क्रिएट होता है ना। दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक बिजली इसी प्रिंसिपल पे जनरेट होती है। तुम्हें पता है बिजली कैसे पैदा होती, एनीवन? बेसिक प्रिंसिपल क्या है बिजली पैदा करने का?
जो हमारे घरों में जनरेटर कहीं दुकानों में होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? जनरेटर हो चाहे बिजली घर हो, प्रिंसिपल एक ही है। हाँ, बेसिक चीज ऑयल यूज होता है, मतलब पेट्रोल। वो ऑयल यूज ना करो तो भी यार बिजली पैदा हो जाएगी, बस खराब पैदा होगी, थोड़ा ज्यादा ईंधन खर्च होगा। मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि दो मैग्नेट के बीच में अगर एक कॉइल को रोटेट करा दिया जाए तो उस कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वही करंट फ्लो कराता है। इतना सा प्रिंसिपल है। यानी दुनिया के जितने भी जनरेटर हैं उसमें दो चीजें होती हैं, एक घुमाने का इंतजाम, और घुमाना किसको है? कॉइल को मैग्नेट के बीच में। और अगर ऐसा करेंगे तो उस वायर के अक्रॉस ईएमएफ आ जाएगा और वही हमारे घर का बल्ब जलाएगा। तो यार ये जो मैं एक छोटे से आविष्कार की बात किया ना अभी, कि यार दो कॉइल के बीच में, दो मैग्नेट के बीच में एक कॉइल और उसको घुमाना, तो इस पूरी प्रोसेस में देखा जाए तो पूरी मैकेनिक्स खर्च हो जाती है। पूरी मैकेनिक्स का हर टॉपिक इसको समझाने में लग जाएगा अगर बहुत डिटेल में जाएंगे। क्यों? मैंने कहा यार एक कॉइल को घुमाना है तो कॉइल एक रिजिड बॉडी है, उसको रिजिडली कनेक्टेड, यानी रोटेशनल मोशन हमें आना चाहिए, तभी हम उसको रोटेट करने का कितना टॉर्क देना है, कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो बातें कर पाएंगे। रोटेशनल मोशन हम तब समझ पाएंगे जब सर्कुलर आता है, सर्कुलर तब समझ पाएंगे जब लीनियर आता है। नहीं, दूसरी बात मैंने कहा मैग्नेट कॉइल को ईएमएफ दे रहे हैं, मतलब ये आना चाहिए। ईएमएफ की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, वो बातें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो करंट प्रोड्यूस होता है, तो वो हम किस में पढ़ते हैं? करंट में। तो यार एक छोटा सा आविष्कार फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक को लपेट लेता है यार। इसी वजह से फिजिक्स में बहुत ज्यादा हमारे लेवल पे एक्साइटमेंट्स नहीं है, लेकिन हाँ वो इंजीनियरिंग लेवल पे एक्साइटमेंट है, इंजीनियरिंग तुम्हें करना नहीं है, तो ले दे के वो सारा एक्साइटमेंट इंजीनियर के पास है, हमें उसकी बेसिक थ्योरी पढ़ना है ना। तो ठीक है, उतने में ही हम एक्साइटमेंट ढूंढ लेंगे। तो यार टॉपिक कैसे कनेक्टेड है, मैंने इस समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक चीज अगर हमें आती है तभी हम दूसरी चीज को ढंग से महसूस कर पाएंगे। क्या ये सब थोड़ा सा कनेक्टेड महसूस हो रहा है? ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक है मैकेनिकल वेव। पानी में पत्थर फेंको तो लहर उठती है, वेव है। धागे में एक ट्यूनिंग फॉर्क लगा दो तो लहर उठती है धागे में। मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें सुनाई दे रहा है, हवा में डिस्टर्बेंस आया, वो सब वेव है। वो सारा डिस्कशन हमारा किस में है? मैकेनिकल वेव में, है ना। रे ऑप्टिक्स में हम लोग देखने संबंधी बातें करते हैं कि हमें चीजें कैसे दिखाई देती हैं लाइट की वजह से। और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के वेव नेचर के बारे में पढ़ते हैं, है ना। यानी कौन सा मैक्रोस्कोपिक है, कौन सा माइक्रोस्कोपिक डिस्कशन है? रे ऑप्टिक्स मैक्रोस्कोपिक है। क्यों? क्योंकि उसमें हम ये बातें करते हैं कि लेंस ने कैसे इमेज बनाई, कैसे हमें चीजें दिखाई दी, यानी मैक्रोस्कोपिक है। और वेव ऑप्टिक्स ये माइक्रोस्कोपिक है। इसमें हम लोग बहुत रूट लेवल पे लाइट के वेव नेचर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स अगेन एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन, ये सारी बातें क्या है? माइक्रोस्कोपिक। क्या फिजिक्स का पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा कनेक्टेड, मतलब तुम थोड़ा फिजिक्स के और पास आ जाओ, मेरी ये कोशिश रहती है पहली क्लास में। पास आके देखेंगे तो ज्यादा। किसी बड़ी बिल्डिंग में घुसना है तो पहले बिल्डिंग को बाहर से देखो, फिर कमरे के अंदर, फिर हॉल से होते हुए दूसरे कमरे के अंदर, तीसरे कमरे के अंदर घुसते चले जाना है। लेकिन बाहर से देखा नहीं, घुसते ही चले जाओ, पहले ही अंदर तुम्हारी पट्टी आंखें अंदर जाके खोली जाए, वो ज्यादा अच्छा है। एक बार तो बिल्डिंग को बाहर से देख लो यार, कुछ तो आइडिया लगेगा यार कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर था तो यहाँ बालकनी होना चाहिए, कहीं से रास्ता होगा, जीना होगा। वो जो दिमाग काम करेगा ना यार, उसलिए मैं बाहर से दिखा रहा हूं तुम्हें बिल्डिंग को। दिख रही है यार फिजिक्स की बिल्डिंग? दिख रही है तुमको? ठीक। इसके अंदर बहुत कुछ है, धीरे धीरे दिखाया जाएगा। तो अब यार फिजिक्स में हम लोगों ने ये जो टॉपिक पढ़े हैं, इन टॉपिक के कुछ पैटर्न की मैं बात करने वाला हूं। ये मेंशन चीजें, अब मैं मेंशन चीजों की बात करने वाला हूं जो फिजिकल वर्ड टॉपिक में दिया गया है। एक नाम है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। यूनिफिकेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं, है ना। एक पेड़ की मोटी डाल होती है, फिर सब डाल होती है, फिर पतली डालें होती हैं, फिर टहनियां होती हैं, फिर पत्तियां होती हैं, है ना। यानी एक है जिससे बहुत है, फिर उससे बहुत है। अगर हम पत्तियों से डाल की तरफ जा रहे हैं
नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यूनिफिकेशन कर रहे हैं। मतलब हम बहुत चीजों के कनेक्शन को, बहुत चीजों का कनेक्शन किसी एक से है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, जड़ पे जाने, दैट इज क्या, यूनिफिकेशन। बहुत सारी चीजों के समूह को किसी एक कैटेगरी में फिट करने की कोशिश करना, वो क्या है, यूनिफिकेशन। और किसी एक मोटी डाल से छोटी डाल में, छोटी डाल से टहनी में, टहनी से पत्ती तक के बारे में जानने की कोशिश करना, वो क्या है, रिडक्शन। यानी नासा के साइंटिस्ट यूनिफिकेशन में लगे हैं या रिडक्शन में लगे हैं? हाँ, अरे वो यूनिवर्स के किसी एक स्टार के अंदर के दूसरे प्लेनेट के दूसरे स्टार के बारे में जानने में लगे हैं। तो ब्रांच तो पहले से तय हो चुकी है कि अब आपको एस्ट्रोनॉमी पे बात करना है। अब एस्ट्रोनॉमी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम, बहुत सारी गैलेक्सीज, बहुत सारी, तो उसके रिडक्शन में लगे हुए हैं। बात में रह, तो फिर यूनिफिकेशन क्या है? यूनिफिकेशन मतलब कि नासा वाले कुछ कर रहे हैं, फिर एक और कंपनी आई वो कुछ कर रही है, और दोनों मिलके कुछ कर रहे हैं, है ना। एक ब्रॉड चीज पे काम करना, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक सब्जेक्ट था जो, जिसके बारे में लोग एविडेंस देखने लगे थे 16वीं 17वीं शताब्दी से, ये देखने लगे थे एविडेंस। ये तुमने भी देखा होगा यार कि जब हम कभी स्वेटर को ऐसे झाड़ते हैं तो उसमें चिंगारियां निकलती, कभी गौर किया है? कभी नहीं गौर किया, कोई बात नहीं। कभी चट चट की आवाज नहीं आई तुम्हारे पॉलिस्टर के कपड़ों से, स्वेटर से, जैकेट से? कोई बात नहीं। तुमने यार स्केल को सर से रगड़ के कागज अट्रैक्ट कराया है, तो ये एविडेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक के मिलने लगे थे। तो लोगों ने पता किया कि भैया इसका क्या कारण है, तो पता चला कुछ रगड़ने से एक्सचेंज हो रहा है, इस वजह से होता है। बहुत दिन बाद जाके पता चला वो कि फिर उसके अलावा जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, एक H2SO4 लिक्विड में जिंक डुबाया गया, कॉपर डुबाया गया, उनके बीच में एक बल्ब लगाया गया तो वो बल्ब जलने लगा। उन्होंने कहा यार कुछ यहाँ चीज है जो ऐसा करने से होती, नहीं पता था किसी को क्यों ऐसा हो रहा है। यानी करंट का इंसान ने यूज पहले किया, बाद में जाना कि करंट है क्या, क्या है करंट, अरे फ्लो ऑफ। तो यार चार्ज ही इसका कारण था, चार्ज ही इसका कारण था, लेकिन डिस्कवरी अलग अलग चल रही थी। मैंने अभी बताया है कि मैग्नेटिज्म का कारण भी चार्ज का फ्लो है, लेकिन मैग्नेटिज्म अलग चल रहा था। लोग मैग्नेट के शो अलग किया करते थे कि मैग्नेट ये करता है, मैग्नेट वो करता है, उसके जादू चलाया करते थे लोग अलग अलग। लेकिन उस समय कोई ये नहीं जानता था कि इन सब चीजों के पीछे जड़ वाली चीज क्या है। EMI के पीछे, मैग्नेटिज्म के पीछे वो था चार्ज। तो यार मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने इन सारी थ्योरी को यूनिफाइड करने का काम किया और कुछ ऐसे कम नियम बताए जिनसे हर चीज की जड़ें खुलती हैं। तो इसका मतलब मैक्सवेल ने अलग अलग जगहों के टॉपिक को यूनिफाइड, एकीकरण करने का काम किया, दैट इज यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मतलब कि अलग अलग दिशाओं में करे जाने वाले काम को बांधने की कोशिश करना, कुछ सिंपल लॉ से, प्रिंसिपल से, या कोई भी कनेक्शन निकाल देना, दैट इज यूनिफिकेशन। एक यूनिट का दूसरी यूनिट से कनेक्शन निकाल देना, दैट इज यूनिफिकेशन। उनको बांध देना, एक दूसरे से जोड़ देना, है ना। तो यानी ये कोई अलग ब्रांच पे दुनिया काम कर रही थी, इधर कुछ अलग कर रही थी, इस पे कोई अलग काम कर रहा था, लेकिन एक आया, उसने कहा कि ये सब ऐसे रिलेटेड है, तो उसने क्या कर दिया, यूनिफिकेशन कर दिया। बात क्लियर है? मैक्सवेल ने उसको यूनिफाइड किया। तो रिडक्शन क्या है? अभी यूनिफिकेशन का एक और एग्जांपल है, जैसे यार एप्पल फॉल, जमीन के नियर बाई एप्पल फॉल करता है जी के एक्सेलरेशन से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना। अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है, उसका अर्थ का अट्रैक्शन कारण है। क्या इसका भी तो अर्थ का अट्रैक्शन कारण है ना। अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, ब्लैक होल किसी एक गैलेक्सी को चलाते हैं। तो यार ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन है जो साइंटिस्ट अलग अलग देखा करते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इन सब को एक्सप्लेन करने वाला नियम क्या है। फिर न्यूटन आए, उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, क्या, F = G m1m2/r²। इसी से ये वाला कारण एक्सप्लेन हुआ, इसी से ये, इसी से हर कारण इसी से एक्सप्लेन हुआ। तो न्यूटन ने अलग अलग दिशाओं में किए जाने वाले काम को यूनिफाइड करने का ऐसा एक नियम दिया जो यूनिफाइड लॉ था, जो सबको एक्सप्लेन कर सकता था।
क्या ये पैटर्न समझ पा रहे हैं? तो ये तो हो गया यूनिफिकेशन। तो फिर रिडक्शन क्या है? यहां था मैं कह रहा था मूव अप टू हायरार्की, यानी अलग अलग दिशाओं में किए जाने वाले काम को एक करना। तो फिर रिडक्शन क्या है? यस, बस अब तुम समझ गए। तो खैर गैस के नियम, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये नियम पहले दे दिए गए। मतलब बॉयल ने, चार्ल्स ने मेहनत करी और नियम दे दिए कि प्रेशर बढ़ाने पे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम फिक्स रखो, मास फिक्स रखो, तो ऐसा करने से ये होता है ना, प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और वो कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। ये सब लॉ, गैस लॉ, चार्ल्स लॉ दिए। उस समय शायद वो नहीं जानते थे कि गैस एक्चुअली बनी किससे है ना, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, उन्होंने एक ब्रॉड लॉ दे दिया। नहीं, अब यार गैस के अंदर टेम्परेचर का इफेक्ट मॉलिक्यूल पे क्या होता है, प्रेशर किस वजह से होता है, ये बाद में पता चला कि मॉलिक्यूल दीवार से टकराते हैं इसलिए प्रेशर होता है। नहीं, तो क्या इसका मतलब ये लॉ हम पहले जानते थे, यूनिफाइड लॉ, अब हम उसकी जड़ पे काम कर रहे हैं कि ये लॉ काम कैसे करते हैं, क्यों काम करते हैं, और जड़ पे जा रहे हैं कि यार अब पता चला अच्छा प्रेशर इस वजह से होता है। नहीं, कि टेम्परेचर बढ़ाओ तो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं, तो दीवार से टकराते जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? है ना। फिर यार टेम्परेचर का इफेक्ट मॉलिक्यूल पे और ज्यादा गहराई से समझा गया, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो पता चला यार कि गैस के अंदर ना केवल ट्रांसलेशनल मोशन होता है, पहले तो यही समझते थे केवल ट्रांसलेशनल मोशन होता है, बाद में पता चला मॉलिक्यूल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, वो रोटेट भी करते हैं, ट्रांसलेट भी करते हैं, वाइब्रेट भी करते हैं, इतने तरह की बातें। तो क्या ये बताओ, ये सारी बातें हम उस लॉ को अभी भी पालन हो रहा है, लेकिन क्या अब हम उसकी और जड़ पे जाते जा रहे हैं, और जड़ पे जा रहे हैं मतलब हम रिडक्शन कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं किसी चीज की। बात समझ रहे हैं? जैसे मैंने कहा यार कि बायोलॉजी बहुत फैला हुआ रूप है फिजिक्स का, किसका? केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री बहुत फैला हुआ रूप है किसका? फिजिक्स का। तो फिजिक्स उन सबको यूनिफाइड करती है। नहीं, इस सेंस में हम सोच सकते हैं। तो यार मतलब अगर मैं कहता हूं कि दुनिया में कोई एक इंसान प्रधानमंत्री है तो उसके अंडर पे बहुत सारे लोग हैं, तो उसके अंडर पे बहुत सारे लोग हैं। नहीं, ऊपर जाना मतलब यूनिफिकेशन, नीचे जाना मतलब रिडक्शन। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझ में आना चाहिए। ये नाम प्रॉपर एनसीईआरटी में दिया और इस पे क्वेश्चन बने हैं, पूछे गए हैं, इसलिए हम इसको हल्के में, जो जो मेन बातें हैं उनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। ये भी हेडिंग दिया गया है, स्कोप ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो यार एक्साइटमेंट कम से कम 12th लेवल पे तो नहीं है, लेकिन हाँ हम रिसर्च पे जाते हैं तो फिजिक्स में थ्रिल और एक्साइटमेंट सब कुछ है कि भाई हर दिन नए प्लैनेट ढूंढना, हर दिन नई डिस्कवरी करना, नए इंस्ट्रूमेंट बनाना यूजिंग फिजिक्स इज द एक्साइटमेंट, है ना। नए एप्लीकेशन करना फिजिक्स को यूज करके, नए नए इनोवेशन करना, है ना। ये पता करना कि अगर कोई मैथ्स काम कर रही है तो वो जो प्रिडिक्शन दे रही है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, नए नए ऑब्जर्वेशन करना, ये सब हमारे लिए एक्साइटमेंट का विषय हो सकता है। ठीक है, तो जो बेसिकली हमारे लिए नहीं है, बस ये समझने का कि फिजिक्स कहाँ एक्साइटमेंट देती है, यहाँ देती है, ठीक है, और हमको नहीं दे रही है। कोई बात नहीं, देगी यार। हम जब नए नए क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व होंगे, नंबर आएंगे तो हम नंबर से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, हाँ ये सब हेडिंग्स फिजिकल वर्ड की हैं, उसका भाव मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं जाते, तो मेन हेडिंग समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। स्कूल में भी चैप्टर स्किप कर दिया है, पूरी दुनिया स्किप करती है। उसका कारण यही है कि यार ये सब बहुत गहरे भाव हैं। सोचो कि अब हम पूरे टॉपिक्स के लेखे जोखों को कलेक्ट करके बात करने वाले हैं तो लोगों के पास शब्द कम पड़ जाते हैं, है ना। लेकिन मेरा मानना है कि जो है तो हम लोग उसको कुछ तो समझें कि वो बताना क्या चाह रहे हैं उस टॉपिक के जरिए, वो भाव तो डेवलप हो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। जब बहुत ब्रॉड लेवल की बातें होती तो जल्दी वो समझना मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार बिल्डिंग को ऊपर से देखो, फिर बाद में हम लोग गहराई पे बातें करेंगे। हाँ भाई, तो यार ये बताया गया भैया क्या पढ़ के क्या फायदा है, तो यार थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तभी तुम इंजन बना पाओगे, क्योंकि इंजन में क्या होता है, गैस को फ्यूल खिलाया जाता है और वो हमारे लिए काम करता है। तो शिप, ट्रेन, मशीन सब किससे काम कर रही हैं? अरे यार पहले जमाने पे तो सब
इंजन से ही चलती थी, अब बिजली से चलने लगी। तो बिजली मोटर को घुमाती है। पहले क्या होता था, डायरेक्ट फ्यूल जो है इंजन को घुमाया करता था। आज भी कार जितनी चल रही हैं, मैं नॉन इलेक्ट्रिक कार की बात कर रहा हूं, वो सब किस पे चल रही हैं, फ्यूल पे चल रही हैं। तो वो सब उसकी जड़ कहां है, थर्मोडायनेमिक्स पे। तो हमारे टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स हैं, ये सब उसके आविष्कार हैं जो हमें नहीं करना है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम जानते हैं तो ही हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशन पे बात कर सकते हैं या आविष्कार कर सकते हैं, है ना। होम कंफर्ट सब बिजली से आजकल चल रही है, चाहे एसी हो, चाहे पंखा हो, चाहे कूलर हो, चाहे गीजर हो, चाहे माइक्रोवेव, वो माइक्रोवेव और वो क्या आजकल, हाँ, चाहे पैनल हो, बिल्कुल जिस पे मैं लिख रहा हूँ, सब बिजली से चल रहे हैं। फैक्ट्री में आजकल मशीनें, पहले जमाने पे जब पहला दौर आया था, जब नई नई औद्योगिक क्रांति आई थी, तो सब फ्यूल पे होता था, मिट्टी के तेल पे होता था या, लेकिन अब के जमाने में सारी मशीनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। बेसिकली हम लोग जो काम पहले इंजन से करते थे, अब मोटर से कर रहे हैं, और मोटर से जब कर रहे हैं तो उसके लिए हम बेसिकली बिजली का सहारा ले रहे हैं, है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से अब वही ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ होने लगा है। पहले जमाने में ट्रेनें भी बनती थी तो भाप इंजन वाली, स्टीम इंजन वाली या फ्यूल वाली वही बनती थी, लेकिन अब सब कुछ किससे हो रहा है, बिजली से हो रहा है ना। न्यूक्लियर, सबको पता है, बिजली पैदा करने में न्यूक्लियर एनर्जी आजकल यूज होती है। तुमने थर्मल पावर प्लांट सुना होगा, मतलब फ्यूल खर्च करके। न्यूक्लियर पावर प्लांट सुना होगा, यानी न्यूक्लियर एनर्जी खर्च करके, है ना। विंड पावर प्लांट सुना होगा, यानी हवा के जरिए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं बिजली जनरेट करने के, न्यूक्लियर उन्हीं में से एक है, नहीं। और दूसरा है न्यूक्लियर बॉम्ब, ये तो सुना ही होगा यार, है ना। ये भी तबाही का सामान भी साइंस ही हमको दे रहा है। सेमीकंडक्टर्स, ये नई नई फिजिक्स है, ये कुछ अभी 20-30 साल पुरानी ही है। इसमें जो कुछ भी डिस्कवर हुआ है बहुत पुराना नहीं है ना। कैलकुलेटर, मोबाइल, लैपटॉप, उसकी बेसिक्स वो सब किस में है, सेमीकंडक्टर में। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उनसे आगे चल के किन चीजों से लेना देना है, थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए कि पढ़ रहे हैं तो क्या नहीं। मतलब लोग पूछ देते कि ठीक है पढ़ रहे हैं तो इससे हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ा। ऑब्वियसली यार डॉक्टर की लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा, ये कोई ना कोई की लाइफ में फर्क, तो भाई तुम्हारे आसपास उसके फर्क दिख नहीं रहे क्या यार। साइंस ना होती, कोई ना कोई तो साइंस को कैरी कर रहा है, तुम्हारी लाइफ में फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब कि साइंस कोई कैरी नहीं कर रहा है क्या। अरे दुनिया में बहुत सारे लोग साइंस कैरी कर रहे हैं, इसका मतलब साइंस से हमारी लाइफ में फर्क है कि नहीं है। मतलब अगर तुम अल्फा बीटा गामा ना पढ़ते तो क्या फर्क पड़ता, अरे तुम ना पढ़ते तो सब कोई नहीं पढ़ता, और कोई नहीं पढ़ता तो फिर ये आविष्कार कौन करता। तुम्हारे पढ़ने से ये हुआ कि तुम्हारे बैच के और भी पढ़े, और वो पढ़े तो हमारे लिए कुछ बना लिए, ऐसे सोच लो यार। मगर ये मत कहो कि यार पढ़ने से क्या फायदा हुआ, है ना। भाई हमारी लाइफ में देखो इतनी जगह पे लगभग इतने सारे एप्लीकेशन हमें नजर आ रहे हैं, है ना। सेमीकंडक्टर से बना है, लैपटॉप सेमीकंडक्टर से बना है, पैनल एलईडी से बना है, एलईडी भी सेमीकंडक्टर से बनी है। पीछे उसकी जो की बोर्ड होगा, उसमें बोर्ड में पीसीबी होगा, उसमें कैपेसिटर होंगे, रजिस्टर्स होंगे, इंडक्टर होंगे। ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स यार यूं ही हम नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने कहा यार कि जब हम बायोलॉजी की खुदाई करते हैं तो हमारी मुलाकात केमिस्ट्री से होती है, और केमिस्ट्री की खुदाई करते हैं तो हमारी मुलाकात, और फिजिक्स की खुदाई करते हैं। फिजिक्स खुदाई मतलब फिजिक्स में हर चीज का कारण पता करने की कोशिश करें कि मैंने कहा इसके अंदर मोशन है तो क्यों है, तुम कहोगे फोर्स की वजह से। तो फोर्स किसने दिया, हमारे हाथ ने दिया। तो हाथ ने किसके जरिए दिया, मॉलिक्यूल के जरिए। तो मॉलिक्यूल फोर्स कहाँ डेवलप किए, मेरे हाथ ने, मेरे हाथ के सेल के मॉलिक्यूल ने इसके मॉलिक्यूल को रिपल्शन फोर्स दिया माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। नहीं तो कहाँ आ गए यार, नहीं, हम फंडामेंटल फोर्स पे आ गए। यानी फिजिक्स की भी खुदाई करोगे तो आखिरकार हमारी मुलाकात 4 फंडामेंटल फोर्सेस से होगी। यानी तुम फिजिक्स में किसी भी चीज का कारण पे जाओगे तो आखिरी में कहां पहुंचोगे, कारण के कारण के कारण के कारण अकारण ही। तुम अगर कारण ढूंढे जा रहे हो तो कहां मुलाकात होगी हमारी, किन से मुलाकात होगी, 4 फंडामेंटल फोर्सेस से। तो क्योंकि वो इतने अहम है कि उन्हीं से सारी कहानी है, तो हमें इस टॉपिक में थोड़ी सी जगह उसको देना चाहिए, है ना। तो कौन कौन से 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशन पहला है, अच्छा देख के बोलोगे तो मैं ही दिखा देता यार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर। अब जबकि यूनिफिकेशन हो चुका है तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड यूज करते हैं, वरना इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले अलग चलता था और मैग्नेटिक अलग चलता था। लेकिन अब हम जान चुके हैं कि दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम क्या बोलने लगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशन। यानी सब खुदाई करने के बाद 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं पूरी दुनिया को चलाने वाले। यानी यार दुनिया में जब बिग बैंग हुआ, जानते हो बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी जानते हो? नहीं जानते। पूरे यूनिवर्स की शुरुआत एक धमाके से हुई और उस धमाके में एनर्जी थी और वो एनर्जी फिर मास में कन्वर्ट हुई, है ना। और जैसे ही कन्वर्जन हुआ तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस पिक्चर में आए और उसके बाद ही सब कुछ हुआ। यानी यार फिजिक्स की खुदाई करोगे तो 4 फंडामेंटल, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? निकल ही आया यार, कौन सा है? उसका नाम ही रखा गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। उससे कमजोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उससे कमजोर वीक न्यूक्लियर और उससे कमजोर, यानी दुनिया की जो सबसे बड़े बड़े पार्टिकल खेल कर रहे हैं वो ग्रेविटेशन की वजह से, और वो सबसे, यानी जो सबसे वीक है वो दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहा है। प्लैनेट, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, वो सब किससे बंधी हैं? सबसे वीक से। तो कमजोर को कमजोर मत समझो यार, हो सकता है बहुत बड़े बड़े खेल कर रहा हूं, है ना यार। तो सबसे कमजोर ग्रेविटेशन है। देखो यार, यूनिवर्स को बनाना, बड़े बड़े प्लैनेट्स और सैटेलाइट की बात करना, मतलब ग्रेविटेशन। और दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या है जो हम जानते हैं? वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो यार उनके बीच में, यानी प्रोटॉन एक ही कैंपस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर बहुत कम, 10⁻⁵ मीटर की 15 मीटर की दूरी के अंदर बंधे हुए पड़े हैं और आपस में ह्यूज रिपल्सिव फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद भी साथ में, यानी दुश्मन साथ हैं तो कोई तो वजह होगी। बस में यार, दुश्मन साथ आए हैं तो इसका मतलब मोदी बड़ी ताकत है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो प्रोटॉन बंधे हुए हैं तो कोई तो ताकत है जो इनको बांध रखी है। कौन बांध के रखता है? कौन सा? फोर्स तो सभी है यार, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वो फोर्स है जो प्रोटॉन जैसे ध्रुव विरोधी पार्टिकल्स को, प्रोटॉन आपस में रिपल्शन करते हैं, उनको भी बांध सकता है। बहुत बड़ी ताकत है। फिलहाल तो मोदी ताकत है, आगे देखो यार क्या होता है। अभी कर्नाटक में हारे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अगली बात, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस सबसे छोटा चीज है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और छोटे हैं कह दो, उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन भी बहुत छोटा है, बल्कि प्रोटॉन से भी छोटा है, लेकिन एटम इटसेल्फ उनसे तो बड़ा है। तो एटम कैसे बना है? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, वो एक एटम है। तो यार एटम को टिके होने की वजह क्या है? यार न्यूक्लियस के टिके होने की वजह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है, लेकिन एटम के टिके होने की वजह क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन में होता है, इसलिए वो क्लाउड को साथ रख पाता है। बात क्लियर है? वीक न्यूक्लियर फोर्स इस बात को समझाने के लिए यूज होता है कि रेडियो एक्टिव प्रोसेस किस लिए होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर होने वाली रेडियो एक्टिव प्रोसेस की वजह क्या है? वीक न्यूक्लियर। तो यार ये 4 फंडामेंटल फोर्स हैं, इनका कंपैरिजन हमें पता होना चाहिए, कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। तो क्योंकि यार अभी हम लोग चीजों को ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर हम लोग कुछ कंजर्वेशन लॉज देखने वाले हैं। यानी पूरी फिजिक्स में सारी कहानियां इन्हीं लॉज के इधर उधर घूमती रहती हैं। यानी कोई भी बड़े क्वेश्चन में, तो यार मैंने यार इन कंजर्वेशन लॉज को 2 कैटेगरी में, एनर्जी कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन और चार्ज कंजर्वेशन, और कुछ दोनों में मिक्स वाली बातें हैं, है ना, जो मास और एनर्जी दोनों से रिलेटेड है। तो यार एनर्जी कंजर्व्ड है, ये एक बहुत बड़ा नियम है ना। एनर्जी कंजर्व्ड है, बहुत बड़ा नियम है, लेकिन कंडीशन के साथ कि एनर्जी का मास में कन्वर्जन ना हो रहा हो। यानी एक लिमिटेड दायरे का ये नियम है कि अगर एनर्जी का मास में कन्वर्जन नहीं हो रहा है तो एनर्जी कंजर्व्ड है। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, ये और छोटे दायरे का लॉ है। अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रही है तो स्प्रिंग में पार्टिकल दबा के रखोगे तो थोड़ी देर में स्प्रिंग की एनर्जी किसको मिल जाएगी? पार्टिकल को। एक पार्टिकल को h ऊंचाई पे छोड़ोगे तो मैंने ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी बढ़ा दी, नीचे छोड़ोगे तो उसके अंदर मोशन आ जाएगा, नहीं। लेकिन क्या इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें किसी तरह का लॉस
नहीं हो रहा है, यानी फ्रिक्शन लॉस नहीं हो रहा है, दूसरे लॉसेस नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन से थोड़ा छोटा लॉ है, कंडीशनल लॉ है। एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड है, बोलते हैं कि नहीं, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन भी एक कंडीशन पे है कि एनर्जी का मास में कन्वर्जन ना हो रहा हो। और मैकेनिकल एनर्जी क्या है कि यार मास में कन्वर्जन तो ना ही हो रहा हो, नहीं तो बात ही अलग होगी, साथ में लॉसेस भी ना हो रहे हो, तब क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन लॉसेस में भी ट्रू होता है। भाई एनर्जी मान लिया एक फॉर्म से बदली तो दूसरे फॉर्म में चली जाएगी, हीट में निकल गई, लेकिन हीट को मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में लॉस बोला जाएगा। तो ये थोड़ा लिमिटेड लॉ है। कौन ज्यादा ब्रॉड लॉ है? ये थोड़ा लिमिटेड है। हीट एनर्जी कॉन्सेप्ट कि हीट से एनर्जी बनती है, एनर्जी से हीट, ये भी एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट है ना। हीट से एनर्जी आई मीन हम हीट की मदद से क्या गैस के मॉलिक्यूल से वगडन ले सकते हैं कि नहीं? तो वगडन हीट है। क्या हीट की मदद से हम किसी चीज के अंदर मोशन ला सकते हैं कि नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी ला सकते हैं। तो ये कन्वर्जन की बातें हम लोग किसमें करते हैं? हीट एनर्जी कॉन्सेप्ट में, है ना। एटम से एसोसिएटेड एनर्जी, एक आइसोलेटेड बॉक्स के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर 3 फॉर्म में एनर्जी होती है। मैंने अभी बात की थी वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशन। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है, बट विद इन द आइसोलेटेड सिस्टम वो एनर्जी कंजर्व रहती है। ये थर्मोडायनेमिक्स में ये भी बात है। केमिकल एनर्जी, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है जो 2 टर्मिनल एनोड और कैथोड के बीच में करंट फ्लो करा सकते हैं, केमिकल एनर्जी होगी। अब यार ये सारे एनर्जी की बातें हैं और ये मास की बातें हैं। मैंने कहा अगर मास का एनर्जी कंजर्वेशन चेंज होने लगे, मास का एनर्जी में चेंज होने लगे, तो E = mc², इस और इस 2 चीजों को यूनिफाइड करता है। E = mc², आइंस्टाइन का फेमस लॉ है कि मास एनर्जी में, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन इजीली नहीं होती, उसके कुछ तरीके हैं। मास से एसोसिएटेड एक लॉ तो यही है कि मास कंजर्व है, ना कम डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना बनाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, मास डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, बनाया भी जा सकता है, क्योंकि दुनिया में पहले क्या आया? अरे बिग बैंग हुआ तो पहले एनर्जी आई, फिर उसी से क्या किस में कन्वर्जन हुआ? मास। तो यार मास कंजर्व है एक सर्टेन कंडीशन के अंदर, ठीक है। चार्ज कंजर्व है, चार्ज कंजर्वेशन, ये भी कंजर्वेशन लॉ है ना। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बातें हैं, कभी हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो ये वो लॉ है, पूरी फिजिक्स इन्हीं लॉ के इधर उधर घूमती है। तो क्योंकि बड़ी बात है तो हमें यहां पे करना चाहिए। बात क्लियर है? फिर एक और बात जो टॉपिक की नहीं है, मैंने अपने हिसाब से आगे दिखाई है, मैं चाहता हूं इससे भी तुम थोड़ा सा टॉपिक में एंट्री करने से पहले इजी महसूस करो। इसमें मैंने बताया कि फिजिक्स कैसे आगे बढ़ती है। जरा पैटर्न बना, कोई भी टॉपिक मन में ले आओ। जैसे मान लिया तुम काइनेमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन मोशन मन में ले आओ। जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट होता है, या जैसे कूलॉम्स लॉ वाले फॉर्मूले में कूलॉम्स वाला फॉर्मूला ले आओ, या ग्रेविटेशन पढ़ा है तो G_m1 m2/r² ले आओ। क्या जब भी टॉपिक शुरू होता है तो बहुत लिमिटेड डेफिनेशंस या कोई लॉ या प्रिंसिपल उसकी पहले पन्ने में होता है, यानी शुरुआत किसी एक प्रिंसिपल या लॉ से होती है। फिर इस वो लॉ और प्रिंसिपल को यूज करके हम किसी घटना को एक्सप्लेन करने के लिए किसी फॉर्मूले पे पहुंचते हैं। नहीं, जैसे मैंने कहा यार कि F = G_m1 m2/r² एक लॉ है, उसकी मदद से हमने G का फॉर्मूला लाया G_me/re², उसी की मदद से तो लाया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिससे सेब गिरता है। नहीं, तो हम बेसिक लॉ से किसी फॉर्मूले पे गए और उस फॉर्मूले की मदद से कोई और सब फॉर्मूला आ सकता है और सब फॉर्मूले से कोई और सब फॉर्मूला आ सकता है। जैसे मैंने कहा हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में एक डेफिनेशन पढ़ी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, और फिर उनकी मदद से v = u+at लाए, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी। फिर v = u+at की मदद से s = ut+12at² लाए। तो एक प्राइमरी फॉर्मूला आया, फिर सेकेंडरी आया, फिर उसकी मदद से, यानी पुराने फॉर्मूले और कुछ पुरानी बातों को यूज करके हम नए नए फॉर्मूले बनाते चले जाते हैं। क्या ये हर टॉपिक का मेन स्ट्रक्चर होता है? ऐसी टॉपिक आगे बढ़ता है कि नहीं, है ना। जब भी टॉपिक आगे बढ़ता है तो हम लोगों को टॉपिक आगे बढ़ने के दौरान इतने तरह की मैथ्स की जरूरत पड़ती है टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। क्या क्या? अर्थमेटिक जो हमने कक्षा 1 से पढ़ना शुरू की थी और 10वीं क्लास तक पढ़ी है, नहीं तो 6वीं 7वीं तक तो पढ़ी है। अर्थमेटिक, जोड़ घटाना, मल्टीप्लिकेशन, क्या उसके बिना फिजिक्स सीखी जा सकती है? एल्जेब्रिक, हर जगह की, माना प्रेशर P है, माना टेम्परेचर T है, टाइम स्मॉल t है, होता है कि नहीं? मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज ही एल्जेब्रा है।
क्या बिना अलजेब्रा के हम फिजिक्स को समझ सकते हैं? नहीं। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कॉस थीटा, क्या ये भी आता है? प्रोजेक्टाइल मोशन में आता है, वेक्टर में आता है। क्या इसके बिना हम लोग फिजिक्स नहीं सीख पाते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हर जगह जहां कोई फॉर्मूला आता है हम उसका ग्राफ पढ़ने लगते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ आइडेंटिफिकेशन होता है। कैलकुलस में ग्राफ का एप्लीकेशन होता है, उसका रेट, उसका स्लोप, उसका एरिया, ये सब कहाँ पढ़ते हैं? तो यार ये वो मैथ्स हैं जो फिजिक्स को आगे बढ़ाती हैं, और वेक्टर फिजिक्स में मेंशन्ड भी है और मैथ्स भी है। तो क्या मैं कह सकता हूं यार कि इन लॉ डेफिनेशन प्रिंसिपल से फॉर्मूले तक आने के लिए क्या चाहिए? मैथ्स। इसके बिना तो जीवन अधूरा है। इसके बिना फिजिक्स आगे नहीं बढ़े और फिजिक्स के बिना जीवन अधूरा है। तो जीवन किसके बिना अधूरा है? मैथ्स के बिना। हालांकि मैं क्लास में यही बोलता हूं मैथ्स इज द असिस्टेंट सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, लेकिन मैथ्स वाले बोलते थे कि नहीं मैथ्स इज द फादर ऑफ ऑल साइंसेस, तो इसलिए मैं इस पर बहस नहीं करता। मैं कहता हूं कि यार ठीक है, मैथ्स ना होगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनको हम यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना? ऐसे देख सकते हैं। वो बाप नहीं, बाप तो ये है, देखो फेस तो इसी का देख रहा है ना यार, ये तुम जरूरत पड़ने पर रिकॉल करा रहे हैं। फिर जब यार फॉर्मूला आ गया, मान लिया मैंने कहा यार बराबर mv²/r, एक फॉर्मूला हम डिराइव करके ले आए, खास तौर से इसी लुक के फॉर्मूले जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में होते हैं। तो एक और बातें, या v = u + at आए, तो क्या इन पे न्यूमेरिकल होते हैं? अब न्यूमेरिकल हैंडलिंग के लिए हमें अर्थमेटिक चाहिए? नहीं चाहिए। इसमें कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि वेलोसिटी 2v हो गई, रेडियस हाफ हो गई, तो फोर्स पे कितने टाइम्स का फर्क, रेशियो वाले इस बार 10 क्वेश्चन आए हैं। नहीं, तो क्या उन सब चीजों के लिए हमें अलजेब्रा और अर्थमेटिक दोनों आना चाहिए? बल्कि मैंने एक टॉपिक बनाया है जिसमें फिजिक्स के 20% क्वेश्चन की स्किल वही होती है। उसमें मैंने परसेंटेज रेशियो वाले, परसेंट वाले, कंपैरिजन वाले, प्रोपोर्शनलिटी वाले, डिक्रीज इंक्रीज वाले सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। और पूरी फिजिक्स के सारे क्वेश्चन एक समय पे एक जगह, हर टॉपिक के। बस उसमें तुम्हें टॉपिक नहीं समझना है, उसमें तुम्हें ये मैथमेटिकल पैटर्न समझना है, कैसे रेशियो निकाला जाता है, कैसे परसेंट निकाला। एक टॉपिक में सीखोगे तो सब टॉपिक में सीखोगे, उसका फिजिक्स से कोई लेना देना। यानी यार वो एक मैथमेटिकल गेमिंग है कि दो सिचुएशन का कंपैरिजन करना, तो इसमें फिजिक्स कहां है? फॉर्मूला पता है तो हम कर पाएंगे, नहीं पता है तो उसकी फीलिंग से उसका कोई लेना देना। जहां फीलिंग से लेना देना नहीं, उसको मैं बोलता हूं फॉर्मूला बेस्ड। तो एक फॉर्मूला बेस्ड डिसीजन लेने का मैंने एक शीट बनाई है जिसमें 50-60 क्वेश्चन है जो पूरी फिजिक्स के हर टॉपिक को हल्का कर देंगे। इसी तरह से मैंने यार एक ग्राफिकल की शीट बनाई है जो पूरी फिजिक्स के हर जगह जहां जहां ग्राफ आइडेंटिफिकेशन होता है उसको हल्का कर देंगे, जहां जहां एरिया और स्लोप वाले क्वेश्चन होते हैं वो कैलकुलस से हल्के हो जाएंगे। यानी सोचा यार फिजिक्स का हर टॉपिक पढ़ने से पहले 40% स्किल तुम्हारे अंदर पहले से है, तो फिजिक्स आसान लगेगी। या हर तरह के क्वेश्चन हर टॉपिक में आएंगे और हर बार हम स्ट्रगल करेंगे, तब फिजिक्स मुश्किल लगेगी। बात समझ रहा है? तो मेरा मानना है कि जो कॉमन पैटर्न है उनको पहले हैंडल कर लें तो फिजिक्स बहुत हल्की हो जाएगी। हम बार बार एक ही तरह के योद्धाओं से क्यों लड़ें? एक बार हरा दिया तो हर टॉपिक में हार गए, क्या ज्यादा बढ़िया रहेगा? किया है मैंने यार ये सब, तुम ऐसा देखोगे कि शायद ही कोई इस दिशा में भी सोचा हो फिजिक्स में, वो काम मैं करके रखा हूं, है ना? तो उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मैं कर रखा है ना? यहां तक कि ये टॉपिक भी थोड़ा थोड़ा सब पढ़ाए जाएंगे, टाइम हमारे पास बहुत है। और अगर मेरे नजरिए से तुम फिजिक्स देखोगे तो इतनी आसान हो जाएगी कि शायद तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट से ज्यादा मजा इसमें आने लगेगा। लेकिन वो नजरिया धीरे धीरे ट्यून अप होगा, है ना? थोड़ा आज हुआ है, धीरे धीरे होगा, है ना? एक टॉपिक है यूनिट डायमेंशन, ये फिजिक्स का मेंशन टॉपिक है, इसको भी मैं फॉर्मूला बेस्ड ही मानता हूं। क्यों? फॉर्मूला नहीं पता तो इस टॉपिक में हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो मैंने इसको देखो रिजल्ट बेस्ड एनालिसिस साफ साफ लिखा है। तो हम फिजिक्स को ऐसे देखें जैसे मैं देख रहा हूं कि फिजिक्स ऐसे आगे बढ़ती है, ये सपोर्टिंग टूल है और ये रिजल्ट आने के बाद वाली टूल्स हैं। इन फिजिक्स की जरूरत कहां पड़ती है? जब रिजल्ट आ जाता है। एरर एनालिसिस कब आता है? जब फॉर्मूला पता होता है। फॉर्मूला नहीं पता तो ना हम यूनिट डायमेंशन की बातें कर सकते हैं, ना एरर एनालिसिस की, ना एक्सपेरिमेंट्स की बातें कर सकते हैं। तो ऐसे फिजिक्स को देखना है, ये मतलब मेरा अपना नजरिया है। जैसे मैं फिजिक्स को देखता हूं तो मुझे फिजिक्स फिर मुश्किल नहीं लगती। 60% बॉडी, मेन बॉडी टॉपिक की, और 40% ये स्किल, ये कॉम्बिनेशन है फिजिक्स का। यानी इन चीजों को हमें 40% भाव देना है, जबकि ये 1 महीने से ज्यादा की चीजें नहीं है। और बाकी के 60% के लिए हम 8 महीना लगाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो इन चीजों को बहुत भाव देने की जरूरत है।
कि सोचो यार 15 क्लासेस में अगर हमारा 40% चीजें कवर हो जाए, स्किल डेवलप हो जाती है, तो 60% मतलब 1 महीना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा या 8 महीने इंपॉर्टेंट रहेंगे? 8 महीने में हम 60% स्किल डेवलप करेंगे। तो इस नजरिए से फिजिक्स को देखना है, इसीलिए मैंने ये पूरी क्लास ऑर्गेनाइज करी है कि पहले तो तुम अलाइन हो मेरे साथ, और जब अब सब कुछ हो गया है तो अगले 10 मिनट में तुम्हें आज की सुनी हुई बातों पे बेस्ड क्वेश्चंस करना है। आज ही शुरू करते हैं, कोई कोताही नहीं। ये कितने क्वेश्चन है? 12 क्वेश्चन है, जिसके लिए तुम्हारे पास 10 मिनट है। मुझे लगता है 10 भी नहीं, 5 मिनट में हो जाए, क्योंकि ये सब बायो टाइप के क्वेश्चन है। चलो मैं 7:29 हुआ है, 7:35 पे तुमसे पूछूंगा। अगली क्लास में हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, मैथमेटिकल टॉपिक स्टार्ट करेंगे।